अर्ज किया है, जब मेहनत से पढ़ेंगे तो माहौल होगा तूफानी, जब मेहनत से पढ़ेंगे तो माहौल होगा तूफानी। आज हम देखेंगे अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में एक्सरसाइज 1.2 की पूरी कहानी। बोलो वाह वाह। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। तो मैं हूं आप लोगों का मैथ्स मेंटोर और हम यहां पे अपने क्लास 10th की मैथमेटिक्स में अपना पहला चैप्टर रियल नंबर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक रियल नंबर्स नहीं पढ़ा है या फिर आप लोगों को अच्छे से रियल नंबर्स की कहानी जाननी है तो फटाफट प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे सारे लेक्चर्स को देखिए, बहुत ही तगड़े लेक्चर्स हैं, पढ़ के बिल्कुल मजा आ जाएगा। तो पूरे चैप्टर की कहानी कंप्लीट करने के बाद, जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, हम यहां पे बारी बारी से एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की कहानी देखेंगे। तो सबसे पहले इस लेक्चर में कंप्लीट एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करने वाले हैं, बिल्कुल धांसू तरीके से समझते हुए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने लेक्चर की कहानी की शुरुआत करते हैं। तो अपनी क्लास 10th की मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर रियल नंबर्स हम बिल्कुल धांसू तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। अब देख लेते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की कहानी। तो आज के लेक्चर में हम अपने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2 को बिल्कुल कंप्लीट तरीके से, बिल्कुल शानदार तरीके से सब कुछ समझते हुए डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने लेक्चर की कहानी को पहले सवाल के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सवाल की क्या कहानी है समझते हैं। सवाल ने हमें कुछ नंबर्स प्रोवाइड कर दिए हैं, उसके बाद सवाल हमसे यह कह रहा है कि इन नंबर्स को इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस करके दिखाइए। फिर से अपनी बात रिपीट करता हूं। सवाल ने हमें कुछ नंबर्स प्रोवाइड कर दिए हैं, इसके बाद सवाल हमसे यह कह रहा है कि इन गिवन नंबर्स को आप इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस करके दिखाइए। तो सवाल की कहानी सभी को क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इस वैरायटी के सवाल को कैसे टैकल करना है ये हमने ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से अपने प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा है। क्या सीखा है फटाफट तरीके से रिवाइज कर लेते हैं। तो इस वैरायटी को सॉल्व करने का वे ये होता है सर कि सबसे पहले हम अपने गिवन नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हमने जो क्लास 9th में मेथड पढ़ा था, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप फैक्टर ट्री मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहां पे मैं एक बात ऐड ऑन करना चाहूंगा। मैं यहां पे आपको बोलूंगा कि आप फैक्टर ट्री वाले मेथड को ही प्रेफर करना, क्योंकि उस मेथड से एग्जामिनर ज्यादा इंप्रेस होगा। अब सर हमें तो 9th वाले मेथड से फैक्टराइजेशन करने की आदत बनी होती है, तो एक ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक को ध्यान से सुनना, एग्जाम में यूज करना। तो तुम उठाओगे पेंसिल, पेन नहीं पेंसिल, और पेंसिल उठाने के बाद जो मेथड तुमने क्लास 9th में फैक्टराइजेशन का पढ़ा था, उस मेथड की मदद से अपनी कॉपी के रफ में जाके, कहां पे, रफ में जाके गिवन नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। अब एक बार तुमने पेंसिल से अपने 9th वाले मेथड से उसका फैक्टराइजेशन कर लिया, अब आसानी से तुम अपनी मेन आंसर कॉपी पे फैक्टर ट्री बना सकते हो। तो उसको देखकर फटाक से फैक्टर ट्री बना लेना पेन से सर। अब एक बार तुमने फैक्टर ट्री बना ली, अब पेंसिल से जो काम किया था उसको याद से रब कर देना, इरेज कर देना सर, ठीक है। अब एक बार फैक्टर ट्री आपके सामने है, अब आप इजीली अपने गिवन नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। अब जब आप प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करोगे वहां पे भी कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक बात ये ध्यान रखनी है सर कि आपको एक ही फैक्टर हो सकता है कई बार रिपीट होता हुआ दिखे, तो उस सिचुएशन में एक बेहतर तरीका यह होता है कि जो भी प्राइम फैक्टर से रिपीट हो रहे हैं उनको पावर के टर्म में एक्सप्रेस कर देना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात का यह ख्याल रखना कि आप जो अपना फाइनल आंसर एक्सप्रेस करना इस तरीके से करना कि आपके जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में, वो बढ़ते हुए क्रम में अरेंज रहे, क्योंकि ये आंसर एक बेहतर प्रेजेंटेशन माना जाता है सर, ठीक है। ये बातों का आपको ध्यान रखना है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात इस वैरायटी के लिए, इसको ध्यान से सुनिएगा। तो किसी भी नंबर के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे चेक करते हैं ये ऑलरेडी आप लोगों को मैंने 9th में भी सिखाया है, 10th में भी अपने लेक्चर्स में बीच बीच में सिखाया है, ठीक है सर।
तो अगर आप लोगों को 11 तक की डिविजिबिलिटी टेस्ट दिमाग में है ना, तो फैक्टराइजेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो अगर आप लोग चाहते हो कि प्रिंस सर बिल्कुल एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो में 11 तक की डिविजिबिलिटी टेस्ट बताएं, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। अगर आप ऐसा चाहते हो तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर्स पे आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। तो अगर 11 तक की डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको दिमाग में है तो आपके लिए फैक्टराइजेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। अब मजेदार बात इस वैरायटी में यह होती है सर कि कई ऐसे गिवन नंबर्स होते हैं या फिर फैक्टराइज करने के दौरान कई बार हम ऐसे स्टेज पे आ जाते हैं जहां पे 11 तक के किसी नंबर से हम डिवाइड ही नहीं कर पाते और यही सोचते रहते हैं कि अरे यार ये प्राइम नंबर है या फर्दर डिवाइड होगा। तो इस टाइप के सिचुएशन के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं, इसको याद रखना। ट्रिक ये है सर कि अगर 11 तक की कहानी में फिट नहीं बैठा तो 90% चांसेस होंगे कि वो 3 नंबर में से किसी एक नंबर से डिवाइड हो जाएगा। कौन कौन से 3 नंबर याद रखिएगा? 13, 17 और आपका 19। तो बहुत हाई चांसेस है कि किसी स्टेज पे अगर अटक रहे हो और वो 11 तक की डिविजिबिलिटी टेस्ट पे फिट नहीं बैठ रहा है तो या तो वो 13 से डिवाइड हो जाएगा, या तो वो 17 से हो जाएगा, या तो वो 19 से हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो अपनी इन बातों को ध्यान में रखते हुए कूद पड़ते हैं अपने सवालों पे। तो यहां पे पहला गिवन नंबर है 140। फटाफट तरीके से काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले रफ में गए और अपने 9th वाले पढ़े गए मेथड से इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो फटाफट करते हैं सर। सिंपल सा इवन नंबर है, 2 से जाएगा तो 270 जा, फिर इवन है 2 से जाएगा सर 235 जा, यूनिट प्लेस पे 5 है यानी कि 5 से जाएगा सर 57 जा। अब एक ऐसे स्टेज पे आ गए हैं जहां पे फर्दर और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है सर। तो फैक्टराइजेशन मेरे सामने है। अब क्या करेंगे, मेन कॉपी पे फैक्टर ट्री बना लेंगे सर। तो मेन कॉपी पे फैक्टर ट्री इसका क्रिएट कर लेते हैं। तो 140, इसके बाद यहां पे 270 जा, तो 270 जा, इसके बाद 70 को लिखेंगे 235 जा, 235 जा, इसके बाद 35 को लिखेंगे 57 जा, तो 57 जा लिख लिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बार फैक्टर ट्री बन जाए तो जो काम आपने पेंसिल से किया था उसको रब कर देना, उसको रब कर देना सर, ठीक है। ये कर दिया हमने। अब एक बार फैक्टर ट्री मेरे सामने है तो अपने गिवन नंबर को हम इजीली प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिख सकते हैं। क्या क्या इसके प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं सर फैक्टराइजेशन में? कह दोगे सर 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है और 7 आ रहा है। लिख लेते हैं। तो लिखेंगे प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो लिख लेंगे सर 2 गुने 2 गुने यहाँ पे 5 और गुने 7। अब आपको नियम बताया कि अगर एक ही प्राइम फैक्टर रिपीट होता हुआ दिखे तो पावर के टर्म में लिखना बेहतर माना जाता है। तो पावर के टर्म में 2 को लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 2 रिपीट हो रहा है सर 2 बार, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। अब देखो ये एक एक बार है तो ऐसा भी छोड़ सकते हो, या फिर आप चाहो तो ऊपर पावर 1 भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है सर, ठीक है। एक और चीज का ध्यान क्या रखते हैं सर? तो ध्यान हम ये रखते हैं कि मेरे प्राइम फैक्टर्स एसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में सेट हो। तो ये यहां पे पहले से बढ़ते हुए क्रम में है, पहले 2 है, फिर 5 है, फिर 7 है, तो असेंडिंग ऑर्डर में है सर। तो इस तरीके से लिखना एक बेहतर प्रेजेंटेशन माना जाता है। यानी एग्जाम में इतना आप कर लोगे, आपके पूरे नंबर आपको मिलेंगे, कोई आधा नंबर भी काट नहीं सकता। फटाफट कहानी नोट डाउन करिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सर। अपना नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट नंबर 156। फटाफट तरीके से टूट पड़ते हैं। तो पहले 156 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 9th वाले मेथड से। तो इवन नंबर है सर 2 से जाएगा, 2 7 जा 14, उसके बाद 2 8 जा 16, फिर इवन नंबर है 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट को फुलफिल कर रहा है, 3 से जाएगा सर, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 प्राइम नंबर आ गया, इससे आगे तो नहीं जा सकती सर कहानी। अब इसके बाद फैक्टर ट्री क्रिएट कर लेते हैं। तो 156 के लिए फैक्टर ट्री क्रिएट करेंगे सर। तो यहाँ पे हो जाएगा 278 जा, ठीक है सर, लिख लिया 278 जा। इसके बाद 239 जा, 239 जा, इसके बाद 313 जा, 313 जा। तो हमारा काम हो चुका है सर। एक बार फैक्टर ट्री बना लिया तो 9th वाले मेथड को तुरंत इरेज कर देते हैं सर। तो ये भी हमने यहाँ पे इरेज कर लिया है।
अब इसके बाद अपने गिवन नंबर को हम इजीली उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि मेरे प्राइम फैक्टर्स मुझे मिल चुके हैं। ठीक है सर, लिख लेते हैं। तो लिख लोगे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है सर, अगेन नियम याद रखिएगा, जो भी प्राइम फैक्टर्स रिपीट होंगे उनको पावर के टर्म में लिख लेंगे। 2 रिपीट हो रहा है 2 बार, यानी कि 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 3 इंटू 13, या तो ऐसा छोड़ दो या एक एक बार है तो पावर 1 डाल दो, दोनों एक ही बात है सर। और असेंडिंग ऑर्डर में है, ये भी ध्यान रख लेना, तो है पहले से असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि काम हो चुका है। इतना लिख लेंगे सर, पूरे नंबर एग्जाम में मिल जाएंगे। फटाफट कहानी को नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है सर? नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट नंबर है 3825। फटाफट पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3825, ठीक है सर, 3825। तो यूनिट प्लेस पे 5 है, यानी कि 5 से जाएगा सर। तो क्या दोगे, 5 7 जा 35 बचा 3, 5 6 जा 30 बचा 2, 5 5 जा 25, फिर से 5 से जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है। 5 1 जा 5 हो गया, यानी कि 26 हो गया, 5 5 जा 25 बचा 1, 15, 5 3 जा 15। 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट पे आ रहा है, 3 से जाएगा सर, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अब देखो अगेन 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट से जाएगा सर, तो 17 3 जा 51। इसलिए कहता हूं 25 तक के टेबल याद रखो। 25 तक के टेबल याद होते हैं ना, तो बड़ी आसानी से आपको फैक्टर्स मिल जाते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती सर। ठीक है, तो अब इससे आगे कहानी जा नहीं सकती, फटाफट फैक्टर ट्री क्रिएट कर लेते हैं। तो 3825, तो सबसे पहले 5 765 जा, 5 765 जा, इसके बाद 5 153, 5 153, इसके बाद 351, इसके बाद 351, इसके बाद 317, इसके बाद 3 और आपका यहाँ पे 17। कहानी यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसको इरेज कर लेंगे सर, इरेज कर लेते हैं। अब अपने गिवन नंबर को हम इजीली उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं सर। एक्सप्रेस कर लेते हैं 3825, क्योंकि मुझे इसके फैक्टर्स दिख रहे हैं। प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं, 5 5 3 3 17। लिख लेते हैं सर। तो 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 लिख लिया सर यहाँ पे। अब जो रूल बताया है अप्लाई करो सर। जो भी प्राइम फैक्टर्स रिपीट होते हैं उनको पावर के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 5 2 बार रिपीट हो रहा है तो 5 स्क्वायर, इंटू 3 भी 2 बार रिपीट हो रहा है तो 3 स्क्वायर, इंटू 17 एक ही बार है, या तो ऐसा छोड़ दो या पावर 1 लगा दो। अब एक और इंपॉर्टेंट नियम है सर, असेंडिंग ऑर्डर कभी मत भूलिएगा। तो 17 3 और 5 में सबसे छोटा 3 है, तो पहले 3 की कहानी, 3 के बाद 5 आएगा, यानी कि फिर 5 की कहानी, फाइनली 17 आएगा तो 17 की कहानी। यानी इस तरीके से अगर आप लिख लोगे तो एग्जाम में कोई आपके आधे नंबर भी नहीं काट सकता है। फटाफट कहानी को नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं सर। ये रहा हमारा नेक्स्ट नंबर 5005। तो पहले यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 9th वाले मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो यूनिट प्लेस पे 5 है सर, 5 से जाएगा। तो देखो यहाँ पे 5 1 जा 5 और इसके बाद 5 1 जा 5। अब देखो ये किसी में मुझे पता नहीं सर, ये अजीब सा नंबर मुझे लग रहा है, नहीं सेट बैठता हुआ दिख रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं। 7 से जाएगा क्या, टेस्ट करके देखते हैं सर। तो 7 से देखें तो यहाँ पे क्या दोगे, 7 1 जा 7 हो जाएगा, ठीक है सर। 3 यानी कि 30, 7 4 जा 28 हो गया, बचा 2 यानी कि 21, 7 3 जा 21। जी हाँ सर, 7 से यहाँ पे इजिली सॉल्व हो गया है। अब ये किससे सॉल्व होगा सर, अब ये वाला नंबर यहाँ पे थोड़ा देखो, ये 7 से तो जाता हुआ नहीं दिख रहा है, 11 से जा रहा है क्या सर, तो 11 से जाता हुआ दिख रहा है। तो क्या दोगे सर, 11 1 जा 11, 3 बचेगा 33, 11 3 जा 33, ठीक है सर। अब देखो कंफ्यूजन हो रहा था, 13 से चला गया, मैंने आपको बोला था ना कंफ्यूजन हो सर, 11 तक टेस्ट कर लो, अगर उसके बाद भी नहीं लग रहा है, या तो 13 से या तो 17 से या तो 19 से, वो डिवाइड होता ही है, 99% चांसेस होते हैं सर। तो अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है, फैक्टर ट्री क्रिएट कर लेते हैं। तो 5005, तो यहां पे हो जाएगा 5 इंटू 1001, 5 इंटू 1001। इसके बाद इसको 7 इंटू 143, 7 इंटू 143। इसके बाद 11 इंटू 13, 11 इंटू 13 हो गया सर काम हमारा। अब अपने 9th वाले मेथड को इरेज कर लेंगे। 9th वाले मेथड को कर लिया फटाफट इरेज। अब अपने नंबर को एक्सप्रेस कर लेंगे सर। तो 5005, तो यहाँ प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं 5 7 11 13, लिख लेते हैं सर। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13,
तो कोई भी रिपीटिशन नहीं है, ऐसे ही छोड़ सकते या फिर पावर 1 लगा के भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे। और ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में सेट है सर, यानी कि काम मेरा हो चुका है, इतना कर दोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे। फटाफट नोट डाउन करिए। नेक्स्ट पे चलते हैं सर। तो नेक्स्ट नंबर है हमारा 7429। तो इसको देख लेते हैं यहाँ पे 7429। ठीक है सर। तो पहले 9th वाले मेथड से फैक्टराइजेशन पे दिमाग लगाते हैं। तो पहले 3 का एक बार टेस्ट करते हैं सर, डिविजिबिलिटी टेस्ट, ध्यान से देखना। तो 9 + 2 11 हो गया, 11 + 4 15 हो गया, 15 + 7 22, 3 से नहीं जाएगा, तो ये नंबर 3 से तो डिविजिबल नहीं है सर। 7 से भी दिमाग में करे दिख रहा है, 7 से नहीं जाएगा सर। तो यहाँ पे 11 तक की कहानी में अटक रहे हैं सर, तो प्रिंस सर का लॉजिक याद आता है। 17 से टेस्ट करके देखते हैं। किससे सर? 17 से टेस्ट करके देखते हैं। 7429 17 से टेस्ट करके देखते हैं। तो क्या दोगे सर? 17 2 जा 34, 17 4 जा 68, ये ठीक लग रहा है सर। यहाँ पे हो जाएगा 14 - 8 यानी कि 6, अब 62। तो 17 3 जा 51, 17 4 जा 68 हो जाता है सर। तो 17 3 जा 51 तक जाएगा। तो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 19। अब 17 7 जा टेस्ट करके देखते हैं सर। 7 7 जा 49, यहाँ पे 4, 7 1 जा 7 + 4 11। जी हाँ सर, डिवाइड हो रहा है 17 7 जा से, यानी कि कंप्लीट डिवीजन हो गया है सर। यानी कि यहाँ पे क्या दोगे? कंप्लीट डिवीजन हो चुका है सर। प्रिंस सर का लॉजिक बिल्कुल यहाँ पे काम कर रहा है सर। तो 17 कितना से जा रहा है सर? 17 ये 437 से जा रहा है। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब यहां पे 437 को देखो, 7 + 4 11, 3 14, 3 से तो नहीं जाएगा सर। इसके बाद मान लो 13 से एक बार देखते हैं, 13 से देखते हैं, शायद 13 से चला जाए, इससे नहीं जा रहा है सर। 13 से टेस्ट करके देखते हैं एक बार। 13 से टेस्ट अगर करेंगे सर, 437 को अगर 13 से टेस्ट किया जाए तो 13 2 जा 26, 13 3 जा 39। ठीक है सर, यहाँ पे हो गया 447। 13 3 जा 39, 13 से नहीं जाएगा सर, 13 से नहीं जाएगा। 19 से टेस्ट करके देखते हैं, 19 से टेस्ट करके देखते हैं सर। तो 19 से टेस्ट करेंगे तो 19 2 जा 38 हो गया। ठीक है सर, तो यहाँ पे 5 57, 19 3 जा 57 चला गया सर। अगेन प्रिंस सर का लॉजिक काम किया। 19 × 23, तो 19 × 23, अब इससे ज़्यादा फर्दर ब्रेकडाउन नहीं किया जा सकता है सर। यानी कि अभी तक जो सवाल किए उनमें यही वाला थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाने वाला सवाल था। अगर लॉजिक आपके दिमाग में नहीं रहता तो आप अटक सकते थे एग्जाम में इस सवाल में सर। तो यहाँ पे फैक्टर ट्री क्रिएट कर लेते हैं। 7429 यहाँ पे नंबर है हमारा 7429। तो यहाँ पे हो जाएगा 17 कितना जा सर? 437 जा। इसके बाद 437 19 × 23, 19 × आपका 23 हो गया सर। ठीक है, अब ये फैक्टर ट्री क्रिएट कर लिया है तो इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है, इसको रब कर लेंगे। अब अपने नंबर को एक्सप्रेस कर लेते हैं सर। तो 7429 को एक्सप्रेस करेंगे तो दिख रहा है क्या क्या प्राइम फैक्टर है? 17 19 23, तो 17 × 19 × 23 लिख दिया। या तो ऐसे छोड़ दो या पावर 1 डाल दो, एक ही बात है सर। और ये भी दिख रहा है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में सेट है, यानी ये लिख दोगे, पूरे नंबर एग्जाम में मिल जाएंगे। फटाफट कहानी को नोट डाउन करिए। तो हमने अपने एक्सरसाइज का पहला सवाल कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। आप चलते हैं दूसरे सवाल पे, ध्यान दीजिएगा सर। अब ये रहा सर हमारा दूसरा सवाल। सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers। सवाल की कहानी समझ लेते हैं, ध्यान से सुनना। सवाल ने हमें कुछ नंबर्स प्रोवाइड कर दिए हैं, हमें उन गिवन नंबर्स का LCM भी निकालना है, इसके साथ साथ HCF भी निकालना है। और ये डेटा कैलकुलेट करने के बाद हमें इस फॉर्मूले की वैलिडिटी चेक करनी है। अब फॉर्मूले की वैलिडिटी चेक करनी है, इसका क्या मतलब हुआ सर? मतलब ये हुआ कि जो आपके आंसर्स आए हैं उनको यहां पे पुट करके आपको ये दिखाना है कि LHS RHS बराबर होंगे। फिर से सवाल रिपीट कर रहा हूं, समझना। सवाल ने हमें यहां पे कुछ नंबर्स प्रोवाइड कर दिए हैं, हमें उन गिवन नंबर्स का एलसीएम भी निकालना है, साथ साथ एचसीएफ भी निकालना है। और ये डेटा कैलकुलेट करने के बाद हमें अपने फॉर्मूले में एलएचएस और आरएचएस को बराबर प्रूफ करना है सर।
तो सवाल की कहानी सभी को क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब सवाल की कहानी क्लियर है तो आपको याद आ रहा होगा सर कि इस वैरायटी को भी हमने बहुत अच्छे से टैकल करना सीखा है। कैसे टैकल करते हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तेजी से बताऊंगा। तो सर एलसीएम और एचसीएफ निकालने के हम कई सारे तरीके जानते हैं, लेकिन मैंने आपको सिखाया है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन वाले तरीके को ही प्रायोरिटी देना। आप अपने बोर्ड एग्जाम में प्राइम फैक्टराइजेशन वाले तरीके को ही यूज करने की कोशिश करना, ठीक है। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाला तरीका कैसे काम करता है रिवाइज कर लेते हैं, तो ध्यान से सुनना अगेन। सर आपको एलसीएम निकालना हो या फिर एचसीएफ निकालना हो, प्राइम फैक्टराइजेशन वाले तरीके में जो शुरुआत के स्टेप्स होते हैं वो दोनों के लिए सेम होते हैं। तो ये सेम वाले स्टेप्स क्या होते हैं समझना। तो सेम वाले स्टेप्स कहते हैं कि आप अपने गिवन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अपने गिवन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस करके लिख लेते हो। यानी इतना काम आपको इसके लिए भी करना है, इसके साथ साथ इसके लिए भी करना है। अब आगे की जर्नी दोनों के लिए थोड़ी थोड़ी अलग होती है। क्या होती है दोनों की जर्नी, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले एचसीएफ की बात करते हैं। तो आगे एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है, तो आपको अपने गिवन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में कंबाइंड वे में यह देखना है कि कौन कौन से कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं। जो भी कॉमन होंगे सिर्फ उन्हीं को सेलेक्ट करना। अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, एचसीएफ निकालने के लिए अब आपको उन सारे प्राइम फैक्टर्स में यह देखना है कंबाइंड वे में कि कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स आपके गिवन नंबर्स में कॉमन है, और आपको सिर्फ अपने कॉमन प्राइम फैक्टर्स को ही सेलेक्ट करना है। एक बार आपने अपने कॉमन प्राइम फैक्टर्स को सेलेक्ट कर लिया, अब उसके बाद जो भी आपने फैक्टर सेलेक्ट किए हैं उनमें आपको यह देखना है मेन फैक्टराइजेशन में कि कम वाली पावर क्या है। जो कम वाली, जो लीस्ट वाली पावर होती है उसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अपने सेलेक्टेड प्राइम फैक्टर्स में कम वाली पावर सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, एचसीएफ आ जाएगा सर। एलसीएम कैसे काम करता है समझना। तो एचसीएफ में क्या करते थे सर, एचसीएफ में कंबाइंड वे में हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स ढूंढते थे। एलसीएम में करना यह है सर कि आपको कंबाइंड वे में उन सारे प्राइम फैक्टर्स में यह देखना है कि अलग अलग टाइप के क्या क्या प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं। जो भी अलग अलग टाइप के आपको प्राइम फैक्टर्स दिखेंगे सबको उठा लेना। तो याद रखिएगा कंपैरिजन के तरीके से एचसीएफ में हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन प्राइम फैक्टर्स उठाते हैं, जबकि एलसीएम में जो भी अलग अलग टाइप के प्राइम फैक्टर्स दिखते हैं सबको उठा लेते हैं। अब दूसरी बात पावर वाली याद रखिएगा कि एचसीएफ में हम करस्पॉन्डिंग कम वाली पावर लेते हैं, जबकि एलसीएम में हम करस्पॉन्डिंग बड़ी वाली, लार्जर वाली पावर लेते हैं सर। तो ये करने के बाद अपने सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे तो एलसीएम आ जाएगा। यानी कुल मिला के एलसीएम के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में ये देखना है कि अलग अलग वैरायटी के क्या क्या प्राइम फैक्टर्स हैं, सबको उठा लेना। पावर के लिए आपको कंपेयर करके देखना है, जो बड़ी वाली पावर रहेगी उस बड़ी वाली पावर को उठाओगे। एक बार पावर की कहानी लिख ली, फिर सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, एलसीएम आ जाएगा सर। और इस फॉर्मूले के क्या ही कहने, वाह वाह। इस फॉर्मूले पे बहुत ही तगड़े सवाल इंडिविजुअली भी फ्रेम किए जा सकते हैं, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी अपने मेन लेक्चर्स में प्रैक्टिस करवा चुका हूं। आप प्लेलिस्ट से लेक्चर्स को बिल्कुल आराम से देख सकते हो सर। तो एक बार एलसीएम एचसीएफ का डेटा आ गया, एलएचएस आरएचएस में डेटा पुटिंग करके इजीली एलएचएस आरएचएस बराबर दिखा सकते हैं सर। फटाफट काम पे लगते हैं। तो सबसे पहले मेरे नंबर्स के पेयर हैं 26 और 91। इनके लिए तो अलग से फैक्टराइजेशन करने की जरूरत ही नहीं है, मुंह जवानी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं सर। तो 26 के लिए क्या दोगे, 13 टूजा होता है सर, यानी कि 2 × 13, यानी इसी चीज को अच्छे से पावर 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब 91 के लिए बात करें, इसको भी मुंह जवानी कर सकते हैं सर। 13 7 जा 91, यानी कि 7 × 13, यानी कि यहां पे भी अच्छे तरीके से पावर 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब सबसे पहले एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं सर। तो जो भी चीजें रिवाइज करवाएं उनको याद रखिएगा। तो अब आपको अपने दोनों गिवन नंबर्स के लिए देखना है क्या क्या कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं। तो क्या 2 कॉमन प्राइम फैक्टर है, तो कहोगे सर 2
यहां पे है लेकिन यहां पे नहीं है, यानी कि 2 कॉमन नहीं है। कहोगे सर 7 यहां पे है लेकिन यहां पे नहीं है, यानी कि 7 भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है। 13 कहोगे सर दोनों जगह के प्राइम फैक्टराइजेशन में है, यानी कि 13 मेरा कॉमन प्राइम फैक्टर है। तो इस सिचुएशन के लिए सिर्फ एक कॉमन प्राइम फैक्टर मिला और वो है 13, उसको हमने लिख लिया। पावर क्या जाती है सर? कम वाली जाती है HCF के लिए। अब अगर 13 में यहां पे देखें सर, तो यहां पे भी 13 की पावर सेम है, यहां पे भी 13 की पावर सेम है। तो जब दोनों जगह 13 की पावर सेम है सर, तो वही सेम वाली पावर लिख लेंगे, यानी कि HCF मेरे सामने आ चुका है 13 की पावर 1, यानी कि 13 हो जाएगा गिवन नंबर्स का HCF। अब LCM की बात कर लेते हैं। अगेन ये भी रिवाइज कर लिया है, ध्यान से LCM की कहानी को सुनना। तो LCM की कहानी में हम ये जानते हैं सर कि अपने प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी अलग अलग टाइप के प्राइम फैक्टर्स दिखते हैं सबको उठा लेते हैं। तो 2 एक अलग टाइप का दिखा, उठा लिया सर। 7 एक अलग टाइप का दिखा, उठा लिया सर। 13 एक अलग टाइप का दिखा, उठा लिया सर। जो भी अलग अलग टाइप के प्राइम फैक्टर्स दिखे सबको उठा लिया। पावर क्या जाती है सर? तो कंपैरिजन में जो LCM के लिए जानते हैं बड़ी वाली पावर होती है वो जाती है सर। सबसे पहले 2 को देखो, तो 2 कहोगे एक ही बार आया है, तो जब एक ही बार आया है सर तो जो पावर थी वही रहेगी, यानी 2 की पावर 1। 7 के लिए बात करते हैं। 7 भी कहोगे सर एक ही बार आया है, तो जब 7 एक ही बार आया है यानी कि सर जो पावर थी वही रहेगी। अब 13 के लिए बात करते हैं, तो कहोगे सर 13 2 बार आया और दोनों जगह पावर सेम ही थी, तो जब दोनों जगह पावर सेम ही है सर तो जो सेम वाली पावर है वही लिख लेंगे, सिंपल। यानी कि LCM हो जाएगा 2 × 7 × 13, 2 × 7 × 13, यानी कुल मिला के इसको सिंपल तरीके से हम बोल सकते हैं 13 2 जा 26 × 7, 26 × 7 कर लोगे सर, 7 6 जा 42, 4 7 2 जा 14 + 4 18, यानी LCM आएगा 182। तो हमने सवाल का आधा पार्ट सॉल्व कर लिया, अपने गिवन नंबर्स का HCF भी निकाल लिया, LCM भी निकाल लिया। अब फॉर्मूले की वैलिडिटी चेक कर लेते हैं, समझना। सबसे पहले LHS क्या है सर फॉर्मूले का? तो फॉर्मूले का LHS है LCM × HCF, LCM × HCF। तो डेटा निकाल चुके हैं, वैल्यू पुटिंग करते हैं। LCM आया 182 × HCF आया है आपका 13, ठीक है सर। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है, तो 182 × 13, तो 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, यहाँ पे 2, 3 1 जा 3 + 2 5, 2 1 जा 2, 8 1 जा 8, 1 1 जा 1, 6 6 8 5 13, यहाँ पे 1, यानी 2366, 2366। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब RHS की बात कर लेते हैं सर। तो RHS में क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स लिख लेंगे सर, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। तो मेरे गिवन नंबर्स हैं 26 और 91, इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं सर। कितना आ रहा है देखो यहाँ पे, तो 91 × 26, तो 6 1 जा 6, 9 6 जा 54, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, तो 6 6 13, यहाँ 1, 2366, तो 2366 इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। तो दिख रहा है सर इक्वेशन 1 और 2 बराबर है, यानी कि हमने ये प्रूव करके दिखा दिया है कि LHS RHS बराबर है, फॉर्मूला बिल्कुल वैलिड है। तो लास्ट में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 LHS बराबर RHS। तो इस वैरायटी के लिए इतना आप कर दो, उसके बाद मजाल है कि कोई आपके नंबर काट दे। फटाफट कहानी नोट डाउन करिए, ठीक है सर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे मेरे गिवन नंबर्स हैं 510 और 92। अब इनको मुंह जबानी नहीं कर सकते हैं सर, इनको लिख के ही फैक्टराइज करना पड़ेगा। सबसे पहले 510 की बात कर लेते हैं। तो 5 से सिंपली जाएगा सर 5 1 जा 5, इसके बाद क्या दोगे 5 2 जा 10, इसके बाद 2 से जाएगा 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, इसके बाद 3 से जाएगा 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, बस हो गया सर। अब एक्सप्रेस कर लेते हैं 510 को। तो 510 के लिए प्राइम फैक्टर सारे 2 3 5 और 17, तो 2 3 5 और 17, ठीक है सर। कौन कितनी बार आ रहा है? सब एक एक बार आ रहा है, यानी कि पावर 1 लिख सकते हैं, और सबका यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। अब अगला है सर 92 की बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। 92 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या दोगे सर 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, ठीक है सर। 46 2 जा 92, इसके बाद 2 23 जा 46,
प्राइम नंबर आ चुका है सर, अब आगे नहीं बढ़ सकते, यानी कि प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं 2 और 23, तो 2 और 23 लिख लिया। कौन कितनी बार? दोनों। 2 आया है 2 बार, 23 आया 1 बार, 2 आया है 2 बार, 23 आया सर आपका 1 बार, लिख लिया। अब एलसीएम एचसीएफ पे बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले एचसीएफ पे बात कर लेते हैं। तो एचसीएफ का नियम जानते हैं सर, कॉमन प्राइम फैक्टर देखने हैं। तो यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर आपको क्या दिख रहा है? कहोगे सर 2 दिख रहा है और कोई भी कॉमन नहीं है, तो बस 2 लिखेंगे। पावर क्या जाएगी? कम वाली सर। तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, कम वाली कौन है सर? तो कम वाली 1 है, यानी कम वाली जाएगी, एचसीएफ आ जाएगा आपका 2। अब एलसीएम की बात कर लेते हैं सर। तो एलसीएम के लिए जो भी अलग अलग वैरायटी के प्राइम फैक्टर्स अकर हुए सबको लिख लेंगे सर। तो क्या क्या अलग अलग वैरायटी दिखी? कहोगे सर 2 दिखा, लिख लिया। कहोगे सर 3 दिखा, लिख लिया। कहोगे सर 5 दिखा, लिख लिया। कहोगे सर 17 दिखा, लिख लिया। कहोगे सर 23 भी दिखा, वो भी लिख लिया। अब सबके पावर की बात एक एक करके। सबसे पहले 2, तो सर बड़ी वाली पावर लेते हैं एलसीएम के लिए। तो 2 में एक जगह पावर 1 है, एक जगह 2 है, बड़ी वाली 2 है, बड़ी वाली लिख ली। 3 कहोगे सर एक ही बार आया, तो जब एक ही बार आया है तो जो पावर थी वही रहेगी। 5 भी एक ही बार आया, जो पावर थी वही रहेगी। 17 भी एक ही बार आया, जो पावर थी वही रहेगी। 23 भी एक बार आया, जो पावर थी वही रहेगी। यानी ये आ रहा है 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। कैलकुलेट करके देखते हैं सर। 4 3 जा 12, 12 5 जा कितना हो जाएगा सर? 12 5 जा 60 हो जाएगा। 12 5 जा 60 हो गया सर, इंटू 17 और इंटू 23। फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें सर यहाँ पे, तो 17 इंटू 6 कर लेते हैं सिंपली। 7 6 जा 42, यहाँ पे 4 6 1 जा 6 प्लस 4 10, तो 102 और एक 0 पहले से था, इतना इंटू 23 हो जाएगा। 102 इंटू 23 कर लेते हैं सर। तो 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 6 4 3 और ये 2, तो 2 3 4 6। ये कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है आपका 2 3 4 6 और लास्ट में 0। ठीक है सर, तो हमारा एलसीएम भी निकल के आ चुका है, यानी सवाल का आधा पार्ट सॉल्व हो गया। पहले इतना नोट डाउन करिए। अब इसके बाद आ जाते हैं फॉर्मूले की वैलिडिटी को चेक करने पे। तो फॉर्मूले की वैलिडिटी की कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एलएचएस पे बात कर लेते हैं सर। तो एलएचएस बराबर हो जाएगा आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है सर, तो ये डेटा निकाल चुके हैं, पुट कर लेते हैं। एलसीएम है 23460 इंटू एचसीएफ आया है सर 2। तो देखो यहाँ पे 2 0 जा 0 हो गया, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 4 जा 8 1 9 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 6 9 2 0 आ रहा है सर। ठीक है, एलएचएस। अब आरएचएस की बात कर लेते हैं। आरएचएस हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। आरएचएस हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। तो मेरे गिवन नंबर से सर 510 और 92, 510 और 92 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 51 इंटू 92 कर लेते हैं आसानी से सर। तो ये करेंगे तो 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, इसके बाद 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, तो 2964 4692 कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है आपका 4692 और लास्ट में 0। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। क्लियरली दिख रहा है सर कि 46920 46920 दोनों जगह सेम। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर एलएचएस बराबर आरएचएस। तो फॉर्मूला की वैलिडिटी चेक होती है, इतना लिख दोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे। फटाफट नोट डाउन करिए। नेक्स्ट पे चलते हैं सर। तो नेक्स्ट सवाल में देखो नंबर्स क्या क्या हैं। तो अब मेरे नंबर्स हैं 336 और 54। ये भी मुंह जवानी नहीं किए जा सकते, साइड में देखना पड़ेगा सर फैक्टराइजेशन। सबसे पहले 336 पे बात कर लेते हैं। इवन नंबर है, 2 से जाएगा सर। तो यहाँ पे 2 से, चलो 2 से ज़्यादा बेहतर है सर 3। देखो आपका ना एग्जाम में दिमाग चलना चाहिए, कैलकुलेशन सिंपल किससे बन सकती है, तो 3 से ज़्यादा सिंपल बनेगी। तो यहाँ पे क्या दोगे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है सर। अब इवन नंबर है, 2 से जाएगा, 2 5 जा 10 और इसके बाद 2 6 जा 12। फिर इवन नंबर है सर 2 28 जा आपका कितना हो जाएगा 56। देख लो 2 2 जा 4 हो गया, 2 8 जा 16। इसके बाद 2 14 जा 2 7 जा सर। तो अगर मैं 336 के प्राइम फैक्टराइजेशन पे बात करूं तो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं 2 3 और 7, 2 3 और 7 लिख लिया सर। पावर क्या क्या जाएगी इनकी? 2 देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है सर, 4 बार है 2। 3 एक बार, 7 भी एक बार, तो पावर 1 यहां पे डाल दिया।
336 का काम तमाम। अब 54 पे आते हैं सर, देखो यहाँ पे ध्यान से 54 की बात कर लेंगे यहाँ पे, तो कह दोगे कि सर 227 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, तो इसके प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं 2 और 3। लिख लेते हैं सर 2 और 3। कौन कितनी बार आ रहा है? 2 आ रहा है एक बार, 3 3 बार, 2 एक बार आ रहा है सर, 3 आ रहा है 3 बार, लिख लिया। अब आगे के स्टेप जानते हैं। सबसे पहले HCF की बात कर लेते हैं। तो HCF के लिए कॉमन प्राइम फैक्टर देखते हैं सर। तो क्या क्या कॉमन दिख रहा है? कहोगे सर 2 भी कॉमन दिख रहा है दोनों जगह, कहोगे सर 3 भी कॉमन दिख रहा है दोनों जगह। तो 2 भी उठा लेंगे, 3 भी उठा लेंगे, दोनों ही कॉमन है। पावर क्या जाएगी? कम वाली। 2 में कंपेयर करें, पावर 1 है, 4 है, कम वाली 1 है, कम वाली लिख देंगे। 3 में कंपेयर करें, पावर 1 है, 3 है, कम वाली 1 है, कम वाली लिख देंगे। कुल मिला के 2 × 3 यानी कि HCF निकल के आ गया है 6। अब LCM पे बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। LCM के लिए क्या करते हैं सर? जितनी भी वैरायटी के प्राइम फैक्टर्स दिखते हैं सबको लिख लेते हैं। ठीक है सर। क्या था यहाँ पे भैया जो मिट गया? क्या था? पावर 4 336 में 2 था 4 बार, 2 की पावर 4 था, वापस लिख लिया सर। देखो यहाँ पे तो LCM के लिए कहानी को जानते हैं, अप्लाई कर लेते हैं सर। जो भी अलग अलग वैरायटी के प्राइम फैक्टर्स दिखेंगे सबको लिख लेंगे। तो कंबाइंड वे में जज किया जाए सर, तो अलग अलग वैरायटी में 2 दिखा, 2 को लिखा। वैरायटी में 3 दिखा सर, 3 को लिखा। वैरायटी में 7 भी दिखा सर, 7 को भी लिखा। हर अलग वैरायटी का प्राइम फैक्टर लिख लिया। अब पावर हाईएस्ट वाली जाती है, तो 2 में कंपेयर करेंगे तो यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, बड़ी वाली पावर 4 है, बड़ी वाली देंगे। 3 में कंपेयर करें, यहाँ 1 है, पावर यहाँ पे 3 है, बड़ी वाली 3 है, बड़ी वाली ले लेंगे सर। 7 एक ही बार आया है, यानी कि जो पावर थी वही रहेगी। इसको कैलकुलेट कर लेते, देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, इंटू 3 3 जा 9, 3 जा 27, इंटू यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 27 इंटू 16, 7 जा कितना हो जाएगा? 7 6 जा 42, यहाँ पे 4, 7 1 जा 7, आपका प्लस 4 हो गया 11। 27 इंटू 112 करना पड़ेगा सर। देखो यहाँ पे 112 इंटू 27 यही करना पड़ेगा। 7 2 जा 14, यहाँ पे आपका 1 हो गया। 7 1 जा 7, 1 8, 7 1 जा 7, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 4 8 4 12 का 2, यहाँ पे 1, 7 2 9 1 10 का 0, यहाँ 1, 3024, 3024। तो ये आपका निकल के आ गया है LCM। तो HCF आ रहा है 6, LCM आ रहा है 3024। तो आधा सवाल सॉल्व हो गया है सर। अब रिमेनिंग आधा पार्ट फॉर्मूले के वैलिडिटी वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा सर। तो फॉर्मूले के वैलिडिटी पार्ट पे अगर यहां पे आ जाएं सर, तो सबसे पहले LHS बराबर हो जाएगा आपका LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF। तो ये हो जाएगा, LCM है 3024, 3024, ठीक है सर, इंटू HCF आया है निकल के 6। कैलकुलेट कर लेते हैं सर। 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 14, 1 हो गया, 6 0 जा 0, 1 हो जाएगा, 6 3 जा 18 हो जाएगा, 18,144, इक्वेशन नंबर 1। अब RHS पे बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। RHS होता है सर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। देख लो यहाँ पे सर, तो नंबर से 336 और 54, 336 और 54 प्रोडक्ट करके देख लेते हैं सर यहाँ पे। तो 336 और 54, 6 4 जा 24, 2 हो गया, 4 3 जा 12, 14, 1 हो गया, 4 3 जा 12, 1 13 हो गया सर, 6 5 जा 30, 0 यहाँ 3, 5 3 जा 15 प्लस 3 18 का 8 यहाँ पे 1, 5 3 जा 15, 1 16 हो गया, 4 4 8 प्लस 3 11, यहाँ 1 6 1 7 1 8 और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे दिख रहा है सर 18144, यानी सेम आ रहा है सर इक्वेशन नंबर 2। तो 18144, 18144, तो कह देंगे देयरफॉर LHS बराबर RHS। यहाँ पे भी प्रूफ कर दिया, इतना लिख दोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे। फटाफट कहानी को नोट डाउन करिए। तो एक और तगड़े सवाल को हमने यहाँ पे सॉल्व किया। अब चलते हैं तीसरे सवाल पे, ध्यान से सुनिएगा। अब ये रहा सर हमारा थर्ड क्वेश्चन। सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है फाइंड द LCM एंड HCF of the following integers by applying the prime factorization method। सवाल की कहानी कुछ इस प्रकार है कि हमें कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं और हमें इन इंटीजर्स का LCM भी निकालना है, इसके साथ साथ HCF भी निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से।
तो इस मेथड की मदद से एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं अभी जस्ट हमने रिवाइज किया है प्रीवियस क्वेश्चंस में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट तरीके से इन सवालों को धुएं में उड़ा देते हैं। तो सबसे पहले हमारे गिवन इंटीजर्स हैं 12, 15 और 21। इनको लिख लेते हैं सर, 12, 15 और 21। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। तो हम सबसे पहले अपने गिवन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इनको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे। अब ये इतने सिंपल नंबर्स हैं कि इनके लिए अलग से करने की जरूरत नहीं है सर, हम अपने दिमाग में ही, अपने माइंड में ही मुंह जबानी कर सकते हैं। तो दिमाग में ही फैक्टराइजेशन करें तो दिख रहा है सर, 12 हो जाएगा आपका 4 इंटू 3। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3। ज्यादा बेहतर रहेगा कि अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें। अगेन 15 को इसी तरीके से दिमाग में ही कर सकते हैं सर, 3 5 15, ज्यादा बेहतर ये तरीका रहेगा। अगेन 21 को भी मुंह जवानी कर सकते हैं, 3 7 21, ज्यादा बेहतर रहेगा। पावर लिख के डाले तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं सर। तो अपने गिवन नंबर्स को हमने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस कर लिया। तो सबसे पहले एचसीएफ पे बात कर लेते हैं। तो एचसीएफ के लिए अपने गिवन नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में हम ये देखते हैं कि क्या क्या कॉमन फैक्टर्स अकर हो रहे हैं। तो अगर यहां पे इस चीज को हम जज करें तो मुझे दिख रहा है सर कि 2 जो है वो यहां आकर हुआ, लेकिन ना ही यहां आया ना ही यहां आया, यानी कि इस केस में 2 कॉमन फैक्टर नहीं है। अगेन कहोगे सर कि 5 जो है वो यहां तो आया, लेकिन यहां भी नहीं आया, यहां पे भी नहीं आया, यानी कि 5 भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगेन कहोगे सर 7 जो है वो यहां आया, लेकिन ना ही यहां आया ना ही यहां आया, यानी कि 7 भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन फाइनली मुझे यहां पे ये दिखता है सर कि 3 यहां पे भी आया, यहां पे भी आया और इसके साथ साथ यहां पे भी आया। तो 3 यहां पे एज फैक्टर तीनों ही जगह आया, यानी कि 3 कॉमन फैक्टर का काम कर रहा है। तो हमें अपने सिचुएशन के हिसाब से कॉमन फैक्टर मिल गए हैं। अब उनके पावर की बात कर लेते हैं। पावर के लिए क्या करते हैं सर, कम वाली पावर उठाते हैं एचसीएफ के केस में। तो यहां पे अगर हम सर्च करें तो मुझे दिख रहा है सर कि यहां पे भी 3 की पावर 1 है, यहां पे भी 3 की पावर 1 है और यहां पे भी 3 की पावर 1 है। तो जब तीनों ही जगह 3 की पावर सेम है सर, यानी कि वही सेम वाली पावर यहां पे लिख लेंगे, एज सिंपल एज दैट। तो हमारा एचसीएफ हमारे सामने है 3 की पावर 1 यानी कि 3। कहानी क्लियर हुई? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अब एलसीएम पे बात कर लेते हैं। एलसीएम की भी कहानी जानते हैं। एलसीएम की कहानी कैसे काम करती है, तो कह दोगे सर कि हमारे गिवन नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में हम कंबाइंड वे में ये देखते हैं कि अलग अलग टाइप के क्या क्या प्राइम फैक्टर्स अकर हो रहे हैं, सब को उठा लेते हैं। तो अलग अलग टाइप देखें सर तो कह दोगे 2 अकर हो रहा है, 2 को उठाया। कह दोगे सर 3 अकर हो रहा है, 3 को उठाया। कह दोगे सर 5 अकर हो रहा है, 5 को भी उठाया। 7 अकर हो रहा है, 7 को भी उठाया। तो अलग अलग टाइप के जितने भी प्राइम फैक्टर्स अकर हो रहे थे सबको उठा लिया। अब उनके पावर पे बात करेंगे तो एलसीएम के केस में हाईएस्ट वाली, बड़ी वाली पावर लेते हैं सर। सबसे पहले 2 के लिए देखें तो 2 कहोगे सर एक ही बार आया है, यानी कि यहां पे जो पावर थी यहां पे भी वही सेम टू सेम पावर जाएगी। अब 3 की बात करें तो कह दोगे सर कि 3 3 बार आया, लेकिन तीनों ही बार 3 की पावर बिल्कुल सेम थी, यानी कि यहां पे भी वही सेम वाली पावर चली जाएगी। कहोगे सर 5 एक ही बार आया, यानी कि यहां पे जो 5 की पावर थी यहां पे भी 5 की पावर वही जाएगी। अगेन 7 पे बात करें तो कह दोगे सर कि 7 भी सब में एक ही बार आया, यानी कि यहां पे जो 7 की पावर थी यहां पे भी 7 की वही पावर जाएगी सर। तो अब एलसीएम को कैलकुलेट कर सकते हैं तो कह दोगे सर 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 7 6 जा 42, यानी कि एलसीएम आ रहा है आपका 420। तो जीवन में कुछ भी करना 420 मत बनना, ये हमेशा याद रखना। क्लियर है सर कहानी? तो हमने अपने पहले गिवन सेट ऑफ नंबर्स के लिए एलसीएम एचसीएफ दोनों कैलकुलेट कर लिया है। फटाफट यहां पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सर। ये रहा नेक्स्ट सवाल। अब देखो मजेदार चीज सर, अगर आपको एलसीएम एचसीएफ की मेरी पढ़ाई गई प्रॉपर्टीज याद है तो आपको दिख रहा होगा कि मेरे तीनों गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स यहां पे प्राइम नंबर्स हैं, और प्रिंस सर ने सिखाया था कि अगर सारे गिवन नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 निकल के आता है। अगेन एलसीएम के केस में प्रिंस सर ने यह भी सिखाया था कि अगर आपके गिवन नंबर्स
प्राइम नंबर्स होते हैं तो जो एलसीएम आता है वो उन गिवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली आ जाता है। सर लेकिन आप डायरेक्टली कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, सवाल ने स्पेशली बोला है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना है, तो आप उसी मेथड से सॉल्व करोगे तो फटाफट तरीके से अपने गिवन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे नंबर है 17, 23 और 29। तो ध्यान दीजिएगा सर, 17, 23 और 29। अब आपको भली भांति पता है सर कि प्राइम नंबर्स को जब प्रोडक्ट के फॉर्म में, फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करने की बात आती है तो आपको 1 का सहारा लेना पड़ेगा और वो नंबर इटसेल्फ का सहारा लेना पड़ेगा। यानी कि अगर 17 को एक्सप्रेस करना चाहूंगा सर तो मैं 1 × 17 इसी तरीके से लिख सकता हूं। 23 को लिखना चाहूंगा सर तो 1 × 23 इसी तरीके से लिखूंगा। 29 को लिखना चाहूंगा तो 1 × 29 इसी तरीके से लिखूंगा। इतना सभी को समझ में आना चाहिए। अब ध्यान देना सर, जब प्राइम नंबर्स आ रहे हो ना तो पावर मत लगाना। इस चीज को याद रखना कि जब प्राइम नंबर्स आ रहे हो तो पावर मत लगाना। कारण यह है कि आपका जो 1 होता है उस पे पावर लगाने का कोई तात्पर्य नहीं बनता, क्योंकि आपको पता है कि 1 की पावर कुछ भी रखोगे तो रिजल्ट 1 ही निकल के आएगा। तो इसी वजह से कभी भी प्राइम नंबर की सिचुएशन आ रही हो तो पावर मत लगाइएगा, इस बात को याद रखिएगा सर। सिंपल इस तरीके से लिख दीजिएगा और डायरेक्टली एलसीएम एचसीएफ पे बात कर लीजिएगा। तो यहां पे सबसे पहले अगर हम एचसीएफ पे बात करें तो कहानी क्या हो जाएगी, तो हम अपने तीनों गिवन नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में ये देखेंगे कि कौन सा कॉमन फैक्टर है। तो यहां पे दिख रहा है सर कि 17 यहां आया लेकिन ना ही यहां आया ना ही यहां आया, यानी कि 17 कॉमन फैक्टर नहीं है। 23 कहोगे सर यहां आया लेकिन ना ही यहां आया ना ही यहां आया, यानी कि 23 भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 29 कहोगे सर यहां आया लेकिन ना ही यहां आया ना ही यहां आया, यानी कि 29 भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो कुल मिला के मुझे ऑब्जर्व होता है सर कि 1 ही है जो कि मेरे कॉमन फैक्टर का काम कर रहा है, क्योंकि 1 तीनों ही जगह अकर हो रहा है। तो यहां पे कहानी में 1 आ जाएगा, यानी कि ओवरऑल तरीके से बोल देंगे कि मेरे गिवन नंबर्स का जो एचसीएफ है वो है 1। सिंपल सर। अब चलते हैं एलसीएम की कहानी पे। अब एलसीएम के लिए क्या करते हैं सर, तो हमें नियम पता है कि एलसीएम के लिए कहानी कुछ ऐसी होती है कि हम कंबाइंड वे में प्राइम फैक्टराइजेशन में ये देखते हैं कि क्या क्या अलग अलग टाइप के प्राइम फैक्टर्स अकर हो रहे हैं, सबको उठा लेते हैं। तो अलग अलग टाइप में क्या क्या दिखा, कहोगे सर 17 दिखा, 23 दिखा, 29 भी दिखा, सबको उठा लेंगे। तो 17, 23, 29, तो यहां पे जो भी अलग अलग टाइप के प्राइम फैक्टर्स दिखे थे सबको हमने यहां पे उठा लिया। अब सबके पावर की बारी। अब देखो पावर की बारी क्या है, सिंपली दिख रहा है ये भी एक ही बार आया, यानी कि जो पावर थी वही जाएगी। तो पावर 1 है यहां पे, सेल्फ अंडरस्टूड है, यहां पे भी पावर 1 है। यही केस 23 के साथ भी हो रहा है, यही केस 29 के साथ भी हो रहा है। तो सिंपली सबको यहां पे मल्टीप्लाई करके लिख देते। और याद करिए शुरू में हमें पता था कि इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन मुझे एलसीएम दे देगा, और हो भी रहा है सर ऐसा। तो फटाफट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले मान लो 23 × 17 कर लेते हैं। 23 × 17 कर लेंगे यहां पे, तो क्या दोगे 7 3 ज़ा 21, यहां पे 2 7 2 ज़ा 14 15 16। इसके बाद क्या दोगे सर यहां पे 3 1 ज़ा 3 और इसके बाद 2 1 ज़ा 2, यानी कि 1639 213 हो जाएगा, यानी कि 391 आया। अब 391 में क्या करेंगे सर, 29 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 29 को हमने यहां पे क्या किया सर, मल्टीप्लाई के लिए डाल दिया, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, बचा आपका 8, 9 3 ज़ा 27, 27 + 8 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा सर। इसके बाद 2 1 ज़ा 2, 9 2 ज़ा 18, 1 3 2 ज़ा 6, 1 7 हो गया। तो 9 2 1 3, 8 5 13 का 3, यहाँ 1 7 3 10 1 11, तो ये हो गया सर 11339। तो ये हमने यहाँ पे अपना एलसीएम भी कैलकुलेट कर लिया है। कहानी सबको क्लियर हुई? क्लियर होनी चाहिए। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए फटाफट। 7 3 ज़ा 21, 2 हो गया, 7 2 ज़ा 14 15 16, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 1639 213, ठीक है। इंटू 29 करेंगे तो 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, इसके बाद आपका 8 हो गया, 9 3 ज़ा 27, 27 + 3 30 + 5 35, 8 हो गया सर, ठीक है। इसके बाद 2 1 ज़ा 2, 9 2 ज़ा 18 का 8, यहाँ पे 1 3 2 ज़ा 6 1 7, तो 9 3 8 5 13 का 3, यहाँ 1 7 3 10 1 11, बिल्कुल सही है सर कैलकुलेशन। फटाफट कहानी को नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्लियर है सर, कहानी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब यहां पे हमारे गिवन नंबर्स हैं 8, 9 और 25। तो फटाफट तरीके से इनका भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं सर। 8, 9 और 25 अगेन बहुत सिंपल नंबर से सर मुंह जबानी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो 8 के लिए लिख लोगे सर 2 2 4 2 8 यानी कि 2 का क्यूब। 9 के लिए लिख लोगे सर 3 का स्क्वायर। 25 के लिए लिख लोगे सर यहाँ पे 5 का स्क्वायर। सिंपली ऐसा छोड़ दिया, लेकिन प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना थोड़ा अच्छा रहता है, इसलिए इंटू वन करके लिख दिया सर। इंटू वन करके लिख दिया, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है सर। अब ये करने के बाद आ जाते हैं सबसे पहले HCF की कहानी पे। तो HCF के लिए क्या जानते हैं सर? HCF के लिए हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम कंबाइंड वे में फैक्टराइजेशन में ये ढूंढते हैं कि कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो कहोगे सर कॉमन फैक्टर 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 भी नहीं है, लेकिन 1 है सर। यानी कि कॉमन फैक्टर क्या आया है? 1 आया है सर। और 1 के लिए अभी जस्ट आपको सिखाया था, कुछ भी पावर मत डालिएगा, इस बात को याद रखिएगा सर। तो सिंपली HCF कितना निकल के आ गया है? 1 निकल के आ गया है। अब LCM पे बात कर लेते हैं। LCM की कहानी के लिए क्या जानते हैं? तो LCM की कहानी के लिए हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कंबाइंड वे में फैक्टराइजेशन में ये देखते हैं कि अलग अलग टाइप के क्या क्या प्राइम फैक्टर्स अकर हो रहे हैं। तो यहां पे अगर ऑब्जर्व करें सर, तो अलग अलग टाइप में 2 आ रहा है, 2 को लिख लिया। अलग अलग टाइप में 3 आ रहा है, 3 को लिख लिया। अलग अलग टाइप में 5 आ रहा है, 5 को भी लिख लिया। तो जो भी अलग अलग टाइप के प्राइम फैक्टर्स आ रहे थे सबको यहां पे लिख के रख लिया। अब इनके पावर की बारी, तो पावर के लिए हाईएस्ट वाली पावर लेते हैं। 2 को देखा जाए तो कहोगे सर एक ही बार आया, यानी कि जो पावर थी यहां पे भी वही जाएगी। 3 को कहोगे सर एक ही बार आया, जो पावर थी यहां पे भी वही जाएगी। 5 भी एक ही बार आया, यानी कि जो पावर थी यहां पे भी वही जाएगी। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, LCM आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो यहां पे तो क्या दोगे? 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 25। अब ध्यान से सुनना, देखो 25 चौके 100 होता है, तो 25 अठे क्या हो जाएगा? इसका डबल। तो 25 चौके 100 यानी कि 25 अठे आपका हो गया 200। 200 इंटू 9 करो, तो 200 इंटू 9 करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 दूनी के 18 यानी कि 1800। तो दिमाग लगा के कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए। तो बीच बीच में आप कैलकुलेशन टिप्स भी सीख रहे हो, फटाफट कहानी को नोट डाउन कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे इस सवाल के लिए LCM भी कैलकुलेट कर लिया, HCF भी कैलकुलेट कर लिया। तो सवाल नंबर 3 की कहानी खत्म होती है। सवाल नंबर 4 पे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब ये रहा हमारा 4th क्वेश्चन। सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। तो फटाफट तरीके से सवाल की कहानी देख लेते हैं। सवाल के अंदर 2 नंबर्स पे चर्चा चल रही है, 306 और 657। सवाल ने हमें इन दोनों नंबर्स का HCF बता दिया है। अब सवाल हमसे अपने इन्हीं दोनों नंबर्स का LCM पूछ रहा है। तो सवाल की कहानी सभी को क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो अगेन इस वैरायटी के सवालों को भी हमने टैकल करना सीखा है सर, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस सवाल को हमने सीखा था सर 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए आम जिंदगी मेथड। तो आम जिंदगी मेथड यहां पे देख लेते हैं सर, मैंगो मेथड। ठीक है सर, मैंगो मेथड, ध्यान से सुनना। तो कहोगे सर सिंपल सा सवाल है, यहां पे नंबर्स गिवन है, तो नंबर्स गिवन है, LCM निकालने के कई सारे मेथड जानते हैं, निकाल लेंगे किसी भी मेथड से। लेकिन प्रिंस सर आपने बोला था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को प्रेफर करना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से फट से निकाल लेते हैं। तो नंबर्स हैं आपके 306 और इसके बाद 657। तो फटाफट तरीके से यहां पे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अपने गिवन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं। अब छोटे नंबर्स तो है नहीं सर कि मुजबानी कर लें, साइड में अच्छे से देखना पड़ेगा। सबसे पहले 306 की बात कर लेते हैं। तो दिख रहा है सर ये कि ये 3 से जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3 1 जा 3, इसके बाद यहाँ पे 3 2 जा 6, फिर 2 से जाएगा 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, इसके बाद 17 3 जा 51, तो 3 17 जा 51 हो गया सर, कहानी खत्म। लिख लेते हैं। तो 306 के प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं 2 3 17, 2 आ रहा है सर, 3 आ रहा है, 17 आ रहा है। कौन कितनी बार आ रहा है? कहोगे सर 2 आ रहा है 1 बार, कहोगे सर 3 आ रहा है 2 बार, 17 भी आ रहा है 1 बार। लिख लिया।
अब चलते हैं 657 के प्राइम फैक्टराइजेशन पे। तो यहां पे दिख रहा है सर 7 6 13, 13 + 5 18, यानी कि 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट को फॉलो कर रहा है। तो 3 2 जा 6 हो गया, 3 1 जा 3, यानी कि सर यहां पे आपका 3 9 जा 27 हो जाएगा। चेक कर लो, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, यानी कि 2 बचा 27, 3 9 जा 27। ठीक है सर। अब देखो 9 2 11 12, फिर से 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट को फॉलो कर रहा है। तो 3 7 जा 21, 3 3 जा 9। अब देखो 73 एक प्राइम नंबर आ गया है सर, यानी कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं 3 और 73। लिख लेते हैं सर 3 और 73। कौन कितनी बार आ रहा है? 3 आ रहा है सर 2 बार, 73 आ रहा है सर 1 बार। लिख लिया। अब निकालना है हमें एलसीएम, तो सीधे एलसीएम पे बात कर लेते हैं। तो एलसीएम की क्या कहानी जानते हैं सर? तो एलसीएम की कहानी हम जानते हैं कि कंबाइंड वे में अपने गिवन नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में देखेंगे कि अलग अलग टाइप के क्या क्या प्राइम फैक्टर्स अकर हो रहे हैं, सबको लिख लेंगे। तो अलग अलग टाइप में 2 दिखा सर, 2 को लिख लिया। अलग अलग टाइप में 3 दिखा सर, 3 को लिख लिया। अलग अलग टाइप में 17 दिखा सर, 17 को लिख लिया। 73 भी दिखा सर, 73 भी हमने यहाँ पे लिख लिया। अब पावर जाती है एलसीएम के केस में बड़ी वाली, तो पावर देखें तो कहोगे सर 2 एक ही बार आया है, यानी कि जो पावर थी वही जाएगी। 3 की कहानी देखोगे सर तो कहोगे 3 2 बार आया है, दोनों जगह पावर बिल्कुल सेम है, यानी कि वही सेम वाली पावर जाएगी। इसके बाद अगर 17 को देखें तो कहोगे सर 17 एक ही बार आया है, यानी कि जो पावर है वही जाएगी। अब 73 पे बात करें तो कहोगे सर 73 भी एक ही बार आया है, यानी कि जो पावर है वही जाएगी। लिख लिया सर। अब यहां पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। तो यहां पे हो जाएगा सर 2 × 3 का स्क्वायर 9 × 17 × 73। थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन आएगी सर, ध्यान दीजिएगा। तो 17 2 जा 34, 34 × 9 अगर कर ले तो 9 4 जा 36, यहाँ पे 3 9 3 जा 27 और 3 आपका 30, यानी कि ये यहाँ पे कंबाइंड वे में आ रहा है आपका 306 × 73। इसको कर लेते हैं सर। तो 306 × 73, तो 6 3 जा 18, यहाँ पे 1 गया, 3 0 0, यानी कि 1 आ जाएगा। 3 3 जा 9 हो गया। इसके बाद 7 6 जा 42, 4 हो गया सर, 7 0 0, यहाँ पे 4 आ जाएगा। 7 3 जा 21, तो 8 हो गया, 3 हो गया, 9 + 4 13, यहाँ पे 1 2 हो गया और ये 2, तो 2 2 3 3 8। तो हमारा एलसीएम निकल के आ रहा है 2 2 3 3 8। ये कहानी क्लियर हुई? क्लियर होनी चाहिए। तो ये थी आम जिंदगी। अब देखेंगे मेंटोस जिंदगी। तो कहोगे सर कि सवाल देने वाला बेवकूफ थोड़ी ना है सर, उसने एचसीएफ दे दिया है। तो मेरे दिमाग में प्रिंस सर की एक बात याद आती है कि सर ने बोला था कि किसी सवाल में अगर एचसीएफ एलसीएम दोनों पे ही चर्चा हो रही हो तो ये जो हमने फॉर्मूला भी जस्ट पढ़ा था एचसीएफ × एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, उस फॉर्मूले पे जरूर दिमाग लगाते हैं। तो उस फॉर्मूले के हिसाब से दिमाग लगाया जाए तो मेरा दिमाग चल रहा है सर कि फॉर्मूले के अंदर 4 चीजें हैं और 4 चीजों में से सवाल ने मुझे 3 चीजें बता दी। सवाल ने मुझे अपने दोनों नंबर्स के बारे में बता दिया, सवाल ने मुझे नंबर्स का एचसीएफ बता दिया। अब एलसीएम ही तो पूछ रहा है, सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व हो जाएगा सर, टाइम बचेगा, मेहनत बचेगी। तो अब देखते हैं मेंटोस जिंदगी, ध्यान से सुनना। तो अब यहां पे देखेंगे मेंटोस जिंदगी। तो यहां पे वेरिफिकेशन के लिए आंसर रहने देते हैं, अपने मेंटोस जिंदगी को अप्लाई करते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा सर। तो यहां पे अब हो जाएगा मेंटोस जिंदगी, मेंटोस जिंदगी, ध्यान से देखना सर। तो फॉर्मूला हम जानते हैं एलसीएम × एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। ठीक है सर, यहां पे पुटिंग करते हैं। एलसीएम तो निकालना ही है सर, तो एलसीएम को मान लो हम रैंडमली थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं। तो x × एचसीएफ आपका कितना गिवन है सर? 9 गिवन है, बराबर नंबर्स का प्रोडक्ट। तो नंबर्स गिवन है, प्रोडक्ट पे भी बात की जा सकती है सर। नंबर से आपके 306 और 657, तो इनके प्रोडक्ट पे बात करनी है, कर लिया सर। अब देखो यहां पे 3 से चीजें कट पिट रही हैं, काट लेते हैं यहीं पे। तो क्या दोगे? 3 3 जा 9 हो गया। यहां पे क्या दोगे सर? 3 1 जा 3 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया। अगेन ये 3 से चला जाएगा, तो क्या दोगे सर? यहां पे 3 3 जा 9 हो गया, 1 बचा, 3 4 जा 12 हो गया सर।
तो x की वैल्यू यहां से निकल के आ रही है 34 इंटू 657। कैलकुलेट करके देख लेते हैं सर। तो यहां पे 657 इंटू 34 अगर कर लें सर तो 7 4 जा 28 2 हो गया, 5 4 जा 20 22 का 2 फिर से 2 हो गया, 6 4 जा 24 प्लस 2 26 हो गया। आगे देखिए अब क्या दोगे सर, 7 3 जा 21 2 हो गया, 5 3 जा 15 2 17 का 7 1 हो गया, 6 3 जा 18 1 19 हो गया। तो 8 3 7 प्लस 6 13 का 3 यहाँ पे 1 9 2 11 1 12 का 2 यहाँ पे 1 2 यानी 2 2 3 3 8। फिर से देख रहे हो सेम आंसर आ रहा है 2 2 3 3 8। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे सर एग्जाम में? हम स्मार्ट स्टूडेंट से हम मेंटोर जिंदगी से सॉल्व करेंगे। तो जो भी चीजें आपको ऑलरेडी पढ़ा दी उसी पे बेस्ड आप देख पा रहे हो सर कि एनसीईआरटी के सारे सवाल इजीली सॉल्व हो जा रहे हैं सर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है सर? नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 5 पे चलते हैं, ध्यान से सुनना। अब ये रहा हमारा 5th क्वेश्चन। सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सवाल की कहानी समझते हैं, ध्यान से सुनना। सवाल के अंदर एक नंबर पे चर्चा हो रही है 6 की पावर n। कैसी चर्चा हो रही है सर? तो हमें यहां पे ये चेक करके देखना है कि 6 की पावर n की जो भी वैल्यूज आएंगी उन वैल्यूज में यूनिट प्लेस के डिजिट पे 0 होगा कि नहीं होगा, जहां पे n दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, समझना। सवाल ने हमें एक नंबर प्रोवाइड किया 6 की पावर n और हमें यहां पे ये चेक करके देखना है कि 6 की पावर n की जो भी वैल्यूज आएंगी उन सारी वैल्यूज में यूनिट प्लेस वाले डिजिट पे 0 होगा कि नहीं होगा, जहां पे n दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो सवाल की कहानी सभी को क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हो गई होगी सर, क्योंकि इस वैरायटी के सवाल को कैसे टैकल करना है हमने ऑलरेडी सीखा है बहुत अच्छे से। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस सवाल की कहानी देख लेते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये जो बात बोली जा रही है सर, इसको लॉजिकल वे से समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो 6 की पावर n जहां पे n दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो नेचुरल नंबर क्या क्या हो सकते हैं कहोगे सर? नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है तो 1 2 3 4 और ये कहानी अनंत तक जा सकती है। तो ये जो बात ओवरऑल तरीके से 6 के पावर n के लिए बोली जा रही है सर, इनको हम कुछ शुरू के नेचुरल नंबर्स पे टेस्ट करके देखते हैं। तो शुरू के कुछ नेचुरल नंबर्स उठा लेते हैं जैसे कि 1 2 और 3। तो इन नेचुरल नंबर्स पे 6 की पावर n का बिहेवियर देखते हैं कैसा रहता है, जो बात बोली जा रही है वो कैसे इंप्लीमेंट होती है चेक करके देखते हैं। तो n को 1 डालेंगे सर तो 6 की पावर 1 यानी कि 6 हो जाएगा। सर n को 2 डालेंगे तो 6 का स्क्वायर यानी कि 36 हो जाएगा। सर n को 3 डालेंगे तो 6 का क्यूब यानी कि 36 इंटू 6 यानी कि 6 6 36, यहाँ पे 3 6 3 18 21 216 हो जाएगा। तो यहां पे हमने शुरू के कुछ नेचुरल नंबर्स पे जब टेस्ट करके देखा तो देखो हमें यहां पे क्या ऑब्जर्व हो रहा है। हमें यहां पे ऑब्जर्व हो रहा है सर कि सबसे पहले इस सिचुएशन में तो एक ही डिजिट का नंबर आया यानी कि वही यूनिट प्लेस का डिजिट है। तो यूनिट प्लेस पे 0 आया नहीं आया सर। अगेन आगे बढ़ते हैं सर, यहां पे 2 डिजिट का नंबर है और ये यूनिट प्लेस का डिजिट है। तो यूनिट प्लेस के डिजिट पे 0 आया क्या? अगेन नहीं आया। अगेन यहां पे कहोगे सर 3 डिजिट का नंबर है जहां पे ये यूनिट प्लेस का डिजिट है। तो यूनिट प्लेस के डिजिट पे 0 आया क्या? अगेन नहीं आया। तो यहां से मुझे पैटर्न दिख जा रहा है सर कि 6 की पावर n जहां पे n दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर रख लो तो ये जो वैल्यू आएगी ना उस वैल्यू में यूनिट प्लेस के डिजिट पे कभी भी 0 नहीं मिलेगा। तो लॉजिकल तरीके से चेक कर लिया है कि कभी भी इस सिचुएशन में यूनिट प्लेस के डिजिट पे 0 नहीं मिलेगा। कभी भी मेरा ये नंबर 0 पे एंड नहीं करेगा सर, ये लॉजिकली चेक कर लिया। लेकिन लॉजिकल सॉल्यूशन मैथमेटिक्स में कोई सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि ऐसे करके तो आप अनंत तक जा सकते हो। तो क्या पूरी कॉपी भर दोगे ऐसे करते हुए? नहीं सर, कोई जनरलाइज तरीका होना चाहिए रिप्रेजेंट करने का।
तो क्या जनरलाइज तरीका होने वाला है, इसको बड़े ध्यान से सुनना, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, समझना बात को। देखो कुछ और नंबर्स को टेस्ट करके देखते, जैसे मान लो 10 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, मान लो 5 लाख हो गया सर। तो इन नंबर्स को थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं, एक मजेदार सी चीज दिखेगी। देखो तो मुझे एक चीज ऑब्जर्व होती है सर कि कोई भी नंबर अगर 0 पे एंड हो रहा होता है, कोई भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 0 होता है सर, तो ये गारंटेड है, ये कंफर्म है कि वो नंबर 2 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होता है, इसके साथ साथ वो 5 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होता है। हमेशा याद रखना कि कोई भी नंबर अगर 0 पे एंड हो रहा होगा तो गारंटेड वो हमेशा 2 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, इसके साथ साथ वो 5 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। यानी कि ये भी 2 5 दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल है, ये भी 2 5 दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल है, ये भी दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल है, ये भी दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल है, ये भी दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो इसी बात को मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि जो भी नंबर्स 0 पे एंड हो रहे होते हैं, जिन भी नंबर्स के यूनिट प्लेस पे 0 होता है, उनके 2 फैक्टर्स मुझे कंफर्म मिलेंगे ही मिलेंगे, 2 और 5। तो इस बात को दिमाग में रखेंगे सर कि जो भी नंबर्स 0 पे एंड हो रहे होंगे उनके कंफर्म हमें 2 फैक्टर्स दिखेंगे ही दिखेंगे, 2 और 5 दोनों। याद रखिएगा, सिर्फ 2 नहीं, सिर्फ 5 नहीं, हमेशा दोनों के दोनों ही फैक्टर्स दिखेंगे। इनमें से किसी भी 0 पे एंड होने वाले नंबर का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो प्राइम फैक्टर्स के तौर पे आपको 2 भी मिलेगा, साथ साथ 5 भी मिलेगा। कंफर्म बात है सर, ठीक, दोनों मिलेगा। अब देखो, अब ये जो बात दिमाग में आई, इससे मुझे समझ में आता है कि कोई भी नंबर अगर 0 पे एंड करता है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन को करने के बाद प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में मुझे 2 भी दिखेगा, मुझे 5 भी दिखेगा। यानी कि दोनों में से एक भी गायब होता है तो वो नंबर कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। अब ये लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि दोनों में से अगर एक भी गायब होता है तो वो नंबर कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। मुझे पता है कुछ बच्चों के दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि सर आपने वहां पे तो लेक्चर में ये बताया था, यहां थोड़ा अलग बता रहे हो। कुछ अलग नहीं है, सब समझाऊंगा, ध्यान से सुनो बस। तो किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन को करने के बाद अगर प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के तौर पे दोनों में से एक भी गायब होता है तो वो कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। ये कंफर्म बात है। यानी कि मान लो कोई भी नंबर है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन को करने के बाद जब आपने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखा और आपको 2 मिला लेकिन 5 नहीं मिला, यानी कि वो 0 पे एंड नहीं होगा। अगेन मान लो आपको 5 मिला लेकिन 2 नहीं मिला, वो भी कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। मान लो आपको ना ही 2 मिला ना ही 5 मिला, वो भी 0 पे एंड नहीं होगा। यानी कि ये हो ये ना हो तो भी 0 पे एंड नहीं होगा। अगेन ये हो ये ना हो तो भी 0 पे एंड नहीं होगा। अगेन दोनों में से कोई ना हो तो भी 0 पे एंड नहीं होगा। इस बात को याद रखना, अच्छे से कॉपी पे पहले नोट करो, ठीक, नोट कर लिया, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, पेशेंटली बस सुनते जाइए, ठीक। अब देखो अगेन एक और चीज याद रखना कि कभी भी अगर किसी नंबर का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखते हो, जैसे कि मान लो मैंने x को प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद कुछ प्राइम नंबर्स a और b के प्रोडक्ट में लिख दिया, तो x पे कुछ भी पावर हो, x पे कुछ भी पावर हो फर्क नहीं पड़ता है। x पे कुछ भी पावर हो, गधा घोड़ा हाथी, फर्क नहीं पड़ता है। उन सारे नंबर्स के भी प्राइम फैक्टर्स वही होंगे जो कि x के थे, यानी इन सारे के भी प्राइम फैक्टर्स a b ही होंगे क्योंकि x के भी प्राइम फैक्टर्स a b ही थे। यानी कि ओरिजिनल नंबर पे कितनी भी पावर बढ़ाते जाओ, प्राइम फैक्टर्स में चेंज नहीं आता है सर। ये सिंपल सा लॉजिक अगेन हमें ध्यान में होना चाहिए। अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा सवाल पे लौटते हैं। तो सवाल की कहानी में है 6 की पावर n, ठीक है सर। तो हमें चेक करके देखना है कि 0 पे एंड होगा कि नहीं। तो लॉजिकली चेक किया, पता चल गया 0 पे एंड नहीं होगा। अब मैथमेटिकली प्रोसेस से समझते हैं। तो 6 की पावर n में से थोड़ी देर के लिए पावर हटा देते हैं, बस 6 को देखते हैं। तो 6 का अगर कोई हमसे प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस करने बोले तो हम बोल देंगे सर 2 × 3, एज सिंपल एज दैट।
यानी कि हम बोल देंगे सर कि 6 के दो ही प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 और 3। यानी कि सर 6 पे कोई भी पावर हो, गधा घोड़ा हाथी, फर्क नहीं पड़ता है, ओरिजिनल नंबर के ये प्राइम फैक्टर्स हैं, तो इसके भी प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 ही होंगे सर, दैट्स इट, और कुछ नहीं होगा। तो यहां पे दिख रहा है सर कि 6 के दो ही प्राइम फैक्टर, 6 की पावर n के दो ही प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 और 3, और कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है। और मुझे पता है कि 0 पे एंड होने के लिए प्राइम फैक्टर्स में मुझे 2 भी मिलना चाहिए, साथ साथ 5 भी मिलना चाहिए। अब देखो सर, आपको 2 तो मिल गया, लेकिन आपको 5 नहीं मिला, और अभी आपको सिखाया है 1 भी गायब हुआ तो 0 पे एंड नहीं करेगा। यानी कि समझ में आ रहा है सर कि 6 की पावर n कभी भी 0 पे एंड नहीं करेगा सर। ये सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। इसी चीज को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट कर लेंगे, ध्यान से सुनना। तो कैसे प्रेजेंट करेंगे, अब ध्यान से सुनना। देखो, अब आपके मन में डाउट ये आया होगा कि सर आपने जब मेन लेक्चर में पढ़ाया था तो वहां तो आपने बस ये बोला था कि कोई भी नंबर 0 पे एंड होता है तो वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। आपने वहां पे तो 2 की बात की ही नहीं थी। इसलिए नहीं की थी क्योंकि नॉर्मली 10th लेवल पे जो भी सवाल आपको दिया जाएगा वो एक इवन नंबर ही होता है। तुम देखना, टेस्ट करने के लिए 6 की पावर n देगा, 12 की पावर n देगा, 24 की पावर n देगा, मतलब एक इवन नंबर देगा। अब कॉमन सेंस की बात है सर कि अगर इवन नंबर देगा तो प्राइम फैक्टर में 2 होता ही होता है। अब चूंकि 2 मिल ही जाता है प्राइम फैक्टर में, इसलिए अलग से 2 की बात नहीं करते सॉल्यूशन में, सीधे 5 की कर देते हैं। लेकिन दिमाग खुला रखना है। देखो, बोर्ड एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है, सवाल थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकता है, हो सकता है यहां पे टफ सवाल बना दे। तो अगर बस ये रट के रखोगे कि 5 से डिविजिबल है तो ही काम होगा, तो काम नहीं चलेगा। आपको दिमाग में होना चाहिए 2, 5 दोनों मिलने चाहिए। नॉर्मली 10th लेवल पे जो सवाल होते हैं वहां पे 2 एज फैक्टर होता ही होता है, इसी वजह से सिर्फ 5 को टेस्ट कर लेते हैं तो काम हो जाता है। लेकिन मेन रूल जो आपको सिखाया है वो याद रखना है। अब 6 की पावर n इवन नंबर है सर, तो 2 तो होगा ही एज फैक्टर, इसलिए 2 पे स्पेशली बात ना करते हुए सिंपली 5 पे बात बोल देते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों प्रिंस सर ने पुराने लेक्चर्स में सिर्फ 5 पे बात की थी, क्योंकि नॉर्मली आपके बोर्ड एग्जाम में जो सवाल आएगा वो कोई इवन नंबर पे पावर n ही मिलता है। लेकिन इसको एकदम रूल की तरह याद मत रखना, मेन कंसेप्ट को याद रखना कि क्या कहानी है। अब आप समझ चुके हो सर, इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है अच्छे बच्चों को लपेट ले, कह दे आपको चेक करके देखो कि 5 की पावर n 0 पे एंड करेगा कि नहीं, तो यहां पे फंस जाओगे। क्यों फंस जाओगे? अब जिन बच्चों को बस ये रटा हुआ है कि सर ने बोला था कि 0 पे एंड करने के लिए 5 होना चाहिए, अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 है, यानी कि ये 0 पे एंड करेगा। गलत बात। क्यों गलत बात? अब टेस्ट करके देख लो ना। n नेचुरल नंबर रख के देखो, कह दोगे सर n को 1 डालोगे 5, n को 2 डालोगे 25, n को 3 डालोगे 5 5 जा 25, 5 जा 125, कभी भी 0 पे एंड कर रहा नहीं सर, तो रूल नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि आप 2 वाली बात भूल गए, 2 5 दोनों होना चाहिए। अब यहां पे तुम बोलोगे सर कि 2 5 दोनों होने चाहिए थे, तो 5 तो है सर लेकिन 2 नहीं है, इसी वजह से ये कभी भी 0 पे एंड नहीं करेगा। तो जनरली बोर्ड एग्जाम में इवन नंबर पे पावर n आता है, लेकिन ये कोई रूल नहीं है। हो सकता है कोई फंसाने वाला नंबर दे दे, तो फंसना मत। इसलिए अच्छे से यहां पे कंठस्थ तरीके से कंसेप्ट को देख लो। कहानी क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर आपको होनी चाहिए सर। तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन कैसा रहने वाला है इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो सर। अब चूंकि पहले से दिख रहा है सर इवन नंबर पे पावर n है, इसलिए सिर्फ 5 पे बात की सर, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर एंडिंग विद डिजिट 0 इज डिविजिबल बाय 5। क्यों? क्योंकि दिख रहा है पहले से इवन नंबर है, इसलिए। सो इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन प्राइम नंबर 5। तो यहां पे जब अपने गिवन नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन टेस्ट किया तो हमने पाया सर कि इसके 2 ही प्राइम फैक्टर से 2 और 3, कहीं पे भी 5 नहीं मिला, यानी कि कभी भी ये नंबर 0 पे एंड नहीं कर सकता। उसी बात को लिख लिया। हेंस 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। तो इस वैरायटी को कैसे टैकल करना है, थोड़ा सा दिमाग खोल के रखना, क्योंकि फंसाने वाला सवाल भी दे सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार इवन नंबर पे पावर n वाला ही सवाल देगा। क्लियर हुई कहानी? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब ये रहा सर हमारा 6th क्वेश्चन। सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13
and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। सवाल की कहानी समझ लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो हमें यहां पे दो एक्सप्रेशंस, दो सिंप्लीफिकेशंस प्रोवाइड किए गए हैं और हमें यहां पे एक्सप्लेन करके बताना है कि क्यों ये कंपोजिट नंबर्स होंगे। हमें यहां पे ये एक्सप्लेन करके बताना है कि क्यों ये कंपोजिट नंबर्स होंगे। सवाल की कहानी क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और ये भी रिकॉल होना चाहिए कि प्रिंस सर ने इस वाली वैरायटी को कैसे टैकल करना है ऑलरेडी सिखाया है। तो टैकल करने की स्ट्रैटेजीज को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन जानते हैं, प्रॉपर्टी जानते हैं। हम जानते हैं सर कि कोई भी नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंफर्म कंपोजिट नंबर होता है। अगेन जानते हैं सर कि दुनिया के हर एक कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इन दो मेन बातों को यहां पे हम ध्यान रखेंगे सॉल्व करने के दौरान। अगेन चूंकि मुझे दिख रहा है सर कि ये जो एक्सप्रेशंस है ये क्या है, सिंप्लीफिकेशंस है। तो सिंप्लीफिकेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है कहोगे सर? सिंप्लीफिकेशंस को सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया जाता है। तो क्या करेंगे यहां पे? इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे सर। अब सिंप्लीफाई करने के दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम याद रखते हैं कि कभी भी मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन में अगर चीजें कॉमन हो रही होती है तो कॉमन लेने में कभी भी हिचकिचाना नहीं है, क्योंकि कॉमन लेना हमेशा आपका काम गारंटेड आसान बनाएगा। तो ये सारी बातें दिमाग में रखते हुए, ये सारे टैक्टिक्स दिमाग में रखते हुए टूट पड़ते अपने सवालों पे। तो मान लो इसको ए कह देते हैं, मान लो इसको बी कह देते हैं। तो ए क्या है सर? तो मेरा एक्सप्रेशन है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब सिंप्लीफिकेशन कैसे सॉल्व होता है? सिंप्लीफाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब चीजें कॉमन होती हुई दिख रही है, फट से कॉमन ले लेंगे। 13 कॉमन हो रहा है, 13 को कॉमन ले लिया। मेरे पास बचा है 7 इंटू 11 प्लस यहां पे बचा है 1। और सिंप्लीफाई करें सर तो 13 इंटू यहां पे हो जाएगा 77 प्लस 1। और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 13 इंटू 77 प्लस 1 यानी कि 78। अब समझना, तो यहां पे ये जो एक्सप्रेशन है इसको दो नंबर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखा और यहीं पे समझ में आ गया है कि ये जो मेरा गिवन नंबर है, इस गिवन नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं। समझना, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि हर एक नंबर का एक फैक्टर तो 1 होता ही होता है, यानी इसका एक फैक्टर 1 होगा। अब 1 के अलावा मुझे दिख रहा है सर कि इसका एक फैक्टर 13 भी है, 78 भी है। तो दिख रहा है सर दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, यानी कि ए मेरा कंपोजिट नंबर होगा सर। सिंपल, जो बोला वही किया। आगे बढ़ते हैं। ये वाला एक्सप्रेशन देखिए सर, तो b बराबर क्या है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अगेन सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफाई कर लेंगे सर। तो यहां पे अगेन चीजें कॉमन होती हुई दिख रही है, कॉमन निकाल लेते हैं। 5 कॉमन हो रहा है, कॉमन निकाल लिया। यहां पे बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं सर। और आगे प्लस 1 क्योंकि 5 कॉमन निकल गया है। तो 5 इंटू, अब ध्यान दीजिएगा, यहां अंदर वाली चीज को मल्टीप्लाई करें सर। तो यहां पे क्या दोगे? 7 6 जा 42, ठीक है। 42, 7 6 जा 42, 42 2 जा कितना हो जाएगा सर? 84। 84 इंटू 12, 84 इंटू 12 कर लेते हैं। तो 12 4 जा 48, कैरी 4, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 96 प्लस 4 100 हो जाएगा सर यहाँ पे। तो यहाँ पे ओवरऑल आ रहा है ये 1008। ओवरऑल कितना आ रहा है सर? ये 1008 निकल के आ रहा है। ठीक है सर कहानी। अब देखो, तो यहां पे इसके बाद यहीं पे देख के मैं क्लियर हो चुका हूं सर कि ये जो एक्सप्रेशन है इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, क्योंकि हर नंबर का एक फैक्टर तो 1 होता ही है। अब 1 के अलावा इस प्रोडक्ट के फॉर्म को देख के मुझे क्लियर है कि इसका एक फैक्टर 5 भी है, इसका एक फैक्टर 1008 भी है, यानी कि दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, यानी कि कंफर्म ये एक कंपोजिट नंबर होगा। अगेन हमने प्रूव करके दिखा दिया। फटाफट कहानी को नोट डाउन कर लीजिए। तो इस टाइप के लिए आंसर कैसे अच्छे से प्रेजेंट करना होता है ये भी मैंने आपको सिखाया, करना कुछ ज्यादा है नहीं। ये स्टेप लिखने के बाद बस आपको ये लिख लेना है कि क्लियरली वी ऑब्जर्व दैट B has factors 1,
5 and 1008. Therefore, our expression has more than 2 factors. Therefore, it must be a composite number. That's it. इतना लिख दोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे. फटाफट कहानी नोट डाउन करिए. ठीक है सर. तो अब इसके बाद अपने इस एक्सरसाइज के लास्ट सवाल पे चलेंगे, यानी कि 7 सवाल पे चलेंगे, जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम है. ध्यान से सुनिएगा. अब ये रहा सर हमारा 7th क्वेश्चन. सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं. सवाल कह रहा है, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. In how many minutes will they meet again at the starting point? तो फटाफट तरीके से सवाल की कहानी समझते हैं. ध्यान से सुनना. क्या कह रहा है सवाल? सवाल बोल रहा है कि एक स्पोर्ट्स फील्ड है और उसके चारों तरफ एक सर्कुलर शेप की ट्रैक है जहां पे लोग ड्राइविंग करते हैं. अब यहां पे 2 लोगों पे चर्चा हो रही है, वो भी यहां पे ड्राइविंग करते हैं. ये 2 लोग हैं सोनिया और रवि. तो इनके बारे में ये बताया जा रहा है कि सोनिया को इस ट्रैक का एक कंप्लीट चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को इसी ट्रैक का एक कंप्लीट चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं. अब इस डेटा से मुझे यह समझ में आता है कि सोनिया के कंपैरिजन में रवि को इसका एक चक्कर कंप्लीट करने में कंपैरेटिवली कम टाइम लगता है. यानी कि इससे यह भी बात समझ में आती है कि रवि के ड्राइविंग की स्पीड सोनिया के कंपैरिजन में ज्यादा है. अब यहां पे इतनी बातें बोलने के बाद यह बोला जा रहा है सर कि दोनों लोग डिसाइड करते हैं कि वो रेस करेंगे और वो रेस करने के लिए ट्रैक के ऊपर रैंडमली कोई स्टार्टिंग लाइन डिसाइड करते हैं. मान लो यही स्टार्टिंग लाइन है. अब स्टार्टिंग लाइन पे सोनिया रवि दोनों बिल्कुल एक ही साथ हैं और वो रेडी स्टेडी गो होने का इंतजार कर रहे हैं. अब जैसे ही गो होगा तुरंत ये दोनों लोग एक ही टाइम पे एक ही डायरेक्शन में ड्राइव करना स्टार्ट कर देंगे. तो इस सिचुएशन के लिए सवाल हमसे पूछ रहा है कि बताइए ये दोनों लोग दोबारा से स्टार्टिंग लाइन पे कितने देर के बाद मिलेंगे. बताइए ये दोनों लोग दोबारा से स्टार्टिंग लाइन पे कितने देर के बाद मिलेंगे. तो सवाल की कहानी सभी को क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि सर दोबारा से कितनी देर के बाद मिलेंगे, पहली बार कब मिले थे? तो अरे भैया पहली बार जब ये स्टार्ट कर रहे थे तो एक ही साथ थे ना. तो पहली बार जब स्टार्ट कर रहे थे तब एक साथ थे. इसी वजह से पूछा जा रहा है कि दोबारा ये स्टार्टिंग लाइन पे वापस से कितनी देर के बाद मिलेंगे. तो दोबारा से स्टार्टिंग लाइन पे ये मिल भी सकते हैं क्या? बिल्कुल मिल सकते हैं सर. थोड़ा सा प्रैक्टिकली एनालाइज करके देखते हैं सिचुएशन को. मान लेते हैं इस तरफ ट्रैक पे रवि है और इस तरफ है सोनिया. तो मेरी उंगलियों पे ध्यान देना. रवि तेज है, सोनिया कंपैरेटिवली धीमी है. तो यहां से अगर अपनी उंगलियों पे ध्यान देना, ये है रवि और ये है सोनिया. तो रवि तेज है, सोनिया धीमी है सर. तो जब ये एक साथ एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे तो कहानी कुछ ऐसी होगी. ध्यान से देखते जाना. कहानी कुछ ऐसी होगी. रवि तेजी तेजी से जा रहा है, सोनिया थोड़ा धीमा धीमा जा रही है. रवि तेजी तेजी से जा रहा है, सोनिया थोड़ा धीमा धीमा जा रही है. तो ऐसे करते करते एक पॉइंट आएगा सर जहां पे दोनों लोग दोबारा से एक बार स्टार्टिंग लाइन पे मिलेंगे. ठीक है. सवाल पूछ रहा है कब मिलेंगे बताइए. यही सवाल हमसे पूछ रहा है. तो प्रैक्टिकली चीजें पॉसिबल है, ये समझ में आ रहा. मुद्दा ये सवाल को सॉल्व कैसे करना है. तो फर्स्ट चैप्टर का कोई भी वर्ड प्रॉब्लम हो, 3 पॉइंटर, बस 3 पॉइंटर जो आपको सिखाया था मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में, वो याद है, इजीली सॉल्व हो जाएगा. पहला पॉइंटर ये कहता है कि लैंग्वेज डिकोड करना आना चाहिए कि सवाल बोल क्या रहा है. डिकोड कर लिया सर, पहला पॉइंटर फुलफिल. दूसरा पॉइंटर कहता है कि घोड़ों का HCF या LCM घोड़ा ही होता है, गधा नहीं हो सकता. आमों का HCF या LCM आम ही हो सकता है सर, अमरूद नहीं हो सकता. अब यहां पे मेरे पास वर्क करने के लिए नंबर्स क्या है? कहोगे सर वर्क करने के लिए यही 2 नंबर्स हैं, यानी कि इन्हीं का या तो HCF निकालना होगा या LCM निकालना होगा. मुद्दा है क्या निकालना है वो समझेंगे थोड़ी देर से. तो ये जो डेटा है ये क्या है सर? कहोगे ये टाइम इंटरवल का डेटा है, ये टाइम का डेटा है. तो मैं टाइम का HCF या LCM निकालूंगा तो टाइम ही आएगा. टाइम का HCF LCM निकालूंगा तो टाइम ही आएगा ना सर. और सवाल हमसे टाइम ही पूछ रहा है, इन हाउ मेनी मिनट्स, यानी कि टाइम ही पूछ रहा है.
तो मेरा दिमाग चल रहा है कि अगर मैं यहां पे इस डेटा का एलसीएम या एचसीएफ निकालूंगा तो मेरा डायरेक्टली आंसर आएगा सर, डायरेक्टली आंसर आएगा। ये यहीं पे समझ में आ गया। तो पॉइंटर नंबर 2 भी देख लिया। अब पॉइंटर नंबर 3 और मेन पॉइंटर कि सॉल्व करने के लिए इनका एचसीएफ निकाला जाए या एलसीएम। तो हम एक नियम जानते हैं। नियम ये कहता है सर कि गिवन नंबर्स का जो एचसीएफ होता है वो कभी भी गिवन नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। अगेन नियम कहता है कि गिवन नंबर्स का जो एलसीएम होता है वो कभी भी गिवन नंबर से छोटा नहीं हो सकता। तो हम यहां पे दोनों में से रैंडमली किसी भी एक सिचुएशन को टेस्ट करके देखते हैं। सर आपको भी एग्जाम में यही करना है, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आए रैंडमली दोनों में से एक सिचुएशन टेस्ट करके देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। मान लो मैं रैंडमली सिचुएशन उठा के देखता हूं कि क्या मेरा आंसर गिवन डेटा से छोटा हो सकता है। ठीक है सर, क्या मेरा आंसर गिवन डेटा से छोटा हो सकता है। तो गिवन डेटा है 18, 12, इनमें भी छोटा कौन है सर? छोटा ये है। तो क्या मेरा आंसर इससे भी छोटा हो सकता है? ये मैं दिमाग लगा रहा हूं। तो इससे छोटा रैंडमली एक नंबर उठा लो। मान लो इससे छोटा रैंडमली मैंने एक नंबर उठाया 9 मिनट। तो क्या मेरा आंसर 9 मिनट हो सकता है? अब इसका मतलब क्या है सर? तो हमने जो सवाल को समझा उसके हिसाब से मतलब यह निकलता है कि रवि और सोनिया 9 मिनट के बाद फिर से स्टार्टिंग लाइन पे मिलेंगे। यही मतलब निकलता है इस आंसर का कि रवि और सोनिया 9 मिनट के बाद स्टार्टिंग लाइन पे दोबारा से मिलने वाले हैं। तो इस बात को टेस्ट करके देखते हैं, ध्यान से सुनना। मुझे बहुत अच्छे से पता है सर कि सोनिया को एक कंप्लीट चक्कर लगाने में लगते हैं 18 मिनट और यहीं पे रवि को एक कंप्लीट चक्कर लगाने में लगते हैं 12 मिनट। अब कहानी 9 मिनट में क्या हो रही है समझना। तो अगर ये दोनों लोग यहां पे एक साथ स्टार्ट लेते हैं सर, तो एक कंप्लीट चक्कर मारने में सोनिया को लगने 18 मिनट, यानी कि 9 मिनट में सोनिया कहां होगी? तो पूरे चक्कर में 18 मिनट लग रहे हैं, यानी 9 मिनट में सोनिया आधे रास्ते पे होगी। यहां कहीं पे होगी सर सोनिया, यहां कहीं पे होगी सोनिया। अब 9 मिनट में हमारे रवि भाई कहां पे होंगे समझना। अब देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं सर, तो ये हो जाएगा 3 मिनट्स का। यानी कि समझना सर, एक सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि कहोगे कि हर 3 मिनट में 1/4 हिस्सा रवि कवर कर लेगा। हर 3 मिनट में 1/4 पार्ट रवि कवर कर लेगा। तो 9 मिनट में रवि कहां रहा होगा सर समझना। तो देखो पहले 3 मिनट में रवि यहां रहा होगा, उसके बाद जब 6 मिनट बीत जाएंगे रवि यहां होगा, 9 मिनट में रवि यहां कहीं पे होगा सर, यहां कहीं पे आपके रवि भाई होंगे। अब देखो 9 मिनट में टेस्ट किया तो पूरी कंडीशन ही फेल हो जा रही है। कंडीशन में बोला गया था कि दोनों एक साथ मिलेंगे, तो मुझे दिख रहा है सर कि 9 मिनट के बाद दोनों अलग अलग जगह है, एक साथ मिलने की तो बात ही नहीं होती। अब दूसरी बात यह थी कि दोनों स्टार्टिंग लाइन पे दोबारा से कब मिलेंगे, तो मुझे दिख रहा है सर कि 9 मिनट के बाद ना ही ये दोबारा से स्टार्टिंग लाइन पे पहुंच पाई है, ना ही रवि भैया दोबारा से स्टार्टिंग लाइन पे पहुंच पाए। तो जो रिक्वायरमेंट थी वो आंसर के हिसाब से फुलफिल ही नहीं हो पा रही है सर। तो यहां पे हम ये कह देंगे कि हमारा मानना बिल्कुल गलत था सर। यानी कि ये समझ में आता है कि मेरा आंसर गिवन डेटा से छोटा नहीं हो सकता है। और हम ये जानते हैं कि गिवन नंबर्स का एलसीएम कभी भी गिवन नंबर से छोटा नहीं हो सकता। तो दोनों बातों को कंबाइन करके ये कह देंगे कि अब मुझे समझ में आ गया है कि सॉल्व करने के लिए मुझे एलसीएम अप्लाई करने की जरूरत है। अपने गिवन डेटा का एलसीएम निकाल लेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा सर। तो फटाफट तरीके से यहां पे सॉल्यूशन के पार्ट पे आ जाते हैं, गिवन डेटा का एलसीएम निकाल लेते हैं सर। तो नंबर है 18 और 12, दोनों को मुंह जबानी कर सकते हैं सर। 18 क्या हो जाएगा समझना, तो 9 2 = 18, यानी कि 2 × 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 2 को इसी तरीके से लिख देंगे 2 की पावर 1। इसको भी मुंह जबानी कर सकते हैं, 3 4 = 12, तो 3 की पावर 1 × 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो थोड़ा सा असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, 2 स्क्वायर × 3। असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं सर 2 स्क्वायर × 3, यानी कि 3 की पावर 1। ठीक है सर। अब इसके बाद हमें करना क्या है, तो हमने देख लिया है एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे काम करता है, कंबाइंड वे में देखते हैं अलग अलग टाइप के क्या क्या प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं। तो कहोगे सर अलग अलग टाइप में 2 आ रहा है सर, अलग अलग टाइप में 3 आ रहा है, दोनों को लिख लिया। पावर जाती है बड़ी वाली सर एलसीएम के लिए। 2 में देखा जाए पावर 1 है 2 है, बड़ी वाली 2 है, बड़ी वाली ले लिया। 3 में देखा जाए पावर 1 है 2 है, बड़ी वाली 2 है, बड़ी वाली ले लिया।
तो ये हो गया सर 4 × 9 यानी कि 36। यूनिट क्या चल रहा है सर? मिनट का, यानी कि 36 मिनट्स। तो यहां पे अब हम बोल देंगे कंठस्थ तरीके से कि रवि और सोनिया दोनों लोग 36 मिनट के बाद, दोनों लोग स्टार्ट से 36 मिनट के बाद दोबारा से स्टार्टिंग लाइन पे मिलेंगे। सर कहानी हो गई क्लियर। फटाफट कहानी को नोट डाउन कर लीजिए। तो ये सभी को समझ में आया? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब मेरी बात को यहां पे ध्यान से सुनना। सर इस वाले एक्सरसाइज में जितने भी सवाल की वैरायटी डिस्कस हुई, ये सारी वैरायटी ऑलरेडी हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों को किसी वैरायटी को ज्यादा डिटेल में समझना है तो प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में पहले चैप्टर के 12 लेक्चर्स पढ़े हैं, उन पे अच्छे से टाइटल लिखा है कि किस लेक्चर में क्या मैंने पढ़ाया है। टाइटल के हिसाब से लेक्चर पे क्लिक करिएगा, आपको हर वैरायटी के सवाल गारंटेड अच्छे तरीके से समझाए हुए वे में मिल जाएंगे। तो अगर डिटेल में किसी भी सवाल की कहानी समझनी है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर डिटेल में समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूं लेक्चर में मजा आया होगा। यहां पे हमने इजीली एनसीईआरटी के सारे सवालों को धुएं में उड़ा दिया सर। तो एक्सरसाइज 1.2 होती है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बात करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री भी आने वाली है। तैयार रहिएगा। तब तक के लिए सायोनारा, टाटा, बाय बाय। तो उम्मीद करूंगा सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। अगर आपको लग रहा है कहीं पे कोई भी डाउट है तो लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखिए, डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर दोबारा देखने पे भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैं आपके डाउट्स को हमेशा फ्री होने पे रिप्लाई बैक करने की कोशिश करता हूं। तो लेक्चर को एंजॉय करिए, अच्छे से मेहनत करिए। प्रिंस सर के साथ मैथ्स पढ़ने का अलग ही मजा है, इस चीज को एंजॉय करिए सर। तो इसी के साथ साइनिंग ऑफ, प्रिंस सर, योर मैथ्स मेंटोर। बाय बाय।